हेलो, दिस इज़ हुंकार यूपी। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल में। आज उम्मीद करता हूँ आप लोग स्वस्थ होंगे। आज हम लोग यूपी ट्रिपल एससी पेट 2021 के फर्स्ट शिफ्ट का सॉल्यूशन करेंगे और इसमें हम लोग टोटल 80 क्वेश्चंस का डिस्कस करेंगे और 20 क्वेश्चंस जो है ग्राफ और तालिका को, उसमें हम उसके लिए अलग से वीडियो बनाएंगे ताकि वो आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आए। नहीं तो इसी में अगर समझाएंगे तो वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी और बहुत घींच-पीच हो जाएगा, इसलिए उसके लिए अलग से वीडियो हम लोग बनाएंगे। चलिए हम लोग शुरू करते हैं इसमें फर्स्ट शिफ्ट का सॉल्यूशन और इसमें हम लोग डिटेल में जानेंगे उससे रिलेटेड, ताकि ये हमारे आने वाले एग्जाम्स में यूजफुल हो। अगर इससे कोई क्वेश्चन आए इसके आसपास तो हम लोग उसको अच्छे से आसानी से टैकल कर सकें। तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग अपना फर्स्ट क्वेश्चन। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? भारत में शासन करने वाले दिए गए शासकों का कालानुक्रम सही क्रम क्या है? तो इसमें पहला ऑप्शन है शेरशाह सूरी, अकबर, अलाउद्दीन खिलजी, इल्तुतमिश। तो इसमें इस क्वेश्चन को देखते हुए हमें लगेगा सबसे पहले हम लोग जानेंगे कौन सा व्यक्ति किस काल का शासक था। तो जैसे इल्तुतमिश जो हमारा है गुलाम वंश का शासक था, गुलाम वंश का शासक था। और खिलजी तो खिलजी वंश का ही था, खिलजी वंश का था। अकबर हमारे क्या नाम मुगल वंश के, और शेरशाह सूरी अफगान शासक था एक। तो इसमें हम लोग जानेंगे दिल्ली सल्तनत से सबसे पहले गुलाम वंश आया था। तो गुलाम वंश में क्या नाम इल्तुतमिश, इल्तुतमिश हमारे पास क्या हो जाएगा फर्स्ट पे। उसके बाद हमारे पास खिलजी वंश ही आया था। गुलाम वंश के बाद खिलजी वंश हमारे पास जलालुद्दीन खिलजी इसका संस्थापक था, अलाउद्दीन खिलजी उसके बाद वास्तविक संस्थापक था। उसके बाद इसमें हमारे पास आ जाएगा कौन, इसके बाद खिलजी वंश के बाद और वंश क्या, तुगलक वंश आया था, फिर सैयद वंश आया था, फिर लोधी वंश आया था। इसमें ऑप्शन में तो है नहीं। लोधी में जो हमारा इब्राहिम लोधी जो अंतिम शासक था लोधी वंश का, उसको बाबर ने जब पराजित किया था पानीपत का, आप लोगों को पता होगा, सबसे इंपॉर्टेंट युद्ध 1526 में, तो हरा के क्या हुआ था, गुलाम वंश की स्थापना, क्या नाम है, मुगल वंश की स्थापना की थी बाबर ने। तो बाबर के बाद उसका पुत्र हुमायूं आया था, और हुमायूं का युद्ध आपको पता होगा 1547 में हुमायूं और शेरशाह सूरी के युद्ध हुए थे। 1547 में चौसा का युद्ध हुआ था 1547 में। तो हुमायूं मतलब क्या था, हुमायूं हुमायूं का समकालीन था शेरशाह सूरी। और तो 1540 में ये इसको चौसा के युद्ध में हरा के क्या नाम है इसका शासक बना हुआ था 1540 में। 1540 में इसमें चौथे के युद्ध में 1540 में शेरशाह सूरी क्या है इसकी दिल्ली की गद्दी पर बैठा था। उसके बाद फिर हमारे पास हुमायूं ने फिर इसको पराजित करके गद्दी हासिल कर ली थी। उसके बाद अकबर आया था। तो इसमें इस हिसाब से हम ऑप्शन देख रहे हैं, इसमें कौन कौन से देखिए, चार, पहला वाला चौथा ऑप्शन, इसमें चौथा वाला फर्स्ट पे है, इसमें भी चौथा वाला फर्स्ट पे है, तो ये दोनों तो हो गए। उसके बाद हमारे पास दूसरा क्या है, उसके बाद तीसरा इसमें पहला है, लेकिन हमारे पास क्या, अलाउद्दीन खिलजी। तो दूसरे में तो हमारे पास ये ऑप्शन जल्दी से हम लोग कर ले जाएंगे कि चौथा ऑप्शन सही होगा कि पहले इल्तुतमिश, उसके बाद अलाउद्दीन खिलजी, उसके बाद शेर शाह सूरी फर्स्ट वाला, उसके बाद दूसरा अकबर। तो इस तरीके से ये हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा। और उसके बाद हम लोग चलिए दूसरा क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। दूसरे क्वेश्चन में क्या है, निम्न में से कौन से स्वतंत्र शिवाजी के समकालीन थे? शिवाजी के समकालीन शिवाजी, तो शिवाजी के समकालीन शिवाजी कब यहाँ पर क्या नाम है, कब इनका शासनकाल था? 1630 ईस्वी में शिवाजी थे। इनके समकालीन, समकालीन का मतलब होता है उनके ही समय में कौन कौन से लोग थे। इनके गुरु का नाम तो आपको पता ही होगा कि रामदास था इनके गुरु का नाम। और इसमें अगर रामदास दिया होता तो रामदास इसका आंसर हो जाता, लेकिन इसमें नहीं दिया। इसमें क्या क्या है, तुकाराम है, चैतन्य, नामदेव और शंकराचार्य। तो इसमें देखिए इनके समकालीन में इनके चैतन्य महाप्रभु, जिसमें चैतन्य महाप्रभु हैं, ये हमारे बंगाल में ये क्या नाम भक्ति आंदोलन के क्या नाम है कवि थे। और जो है इसमें तुकाराम, तुकाराम जो है महाराष्ट्र में 17वीं सदी में भक्ति आंदोलन के ये लोग कवि थे, मतलब आंदोलन के जन्मदाता थे एक तरीके से कह सकते हैं, समकालीन। तुकाराम इसका सही ऑप्शन हो जाएगा। और शंकराचार्य आपको पता होगा 788 ईस्वी में इनका जन्म केरल में हुआ था। तो जाहिर शिवाजी हमारे महाराष्ट्र के थे, तो ये शिवाजी तो शंकराचार्य तो होगा नहीं। और चैतन्य महाप्रभु बंगाल से हो जाएंगे, तो ये भी हमारा ऑप्शन नहीं होगा। और नामदेव जो है, नामदेव ये भी क्या थे, भक्ति काल के ही कवि थे, वैष्णव, लेकिन ये भी महाराष्ट्र में थे, लेकिन ये क्या नाम शिवाजी से पहले के थे 1270 में। तो ये हमारा नामदेव भी नहीं होगा। तो तुकाराम जो है इनके ही समकालीन थे 1617वीं शताब्दी में, जो जब शिवाजी मतलब शासनकाल था। तो इसका ऑप्शन जाएगा तुकाराम। थर्ड क्वेश्चन चलते हैं। थर्ड क्वेश्चन देखिए क्या है, बंगाल, बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? तो इसमें बंगाल का प्रथम गवर्नर जब पूछे, लॉर्ड क्लाइव, लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग्स, लॉर्ड लिटन, लॉर्ड रिपन। तो इसमें हम देखिए ऑप्शन को देख के सीधे देखेंगे कि बंगाल का प्रथम गवर्नर, तो इसमें लॉर्ड रिपन जो है इसको काट देंगे और लॉर्ड लिटन को, क्योंकि ये लोग बाद में आए थे। और कंफ्यूजन हमारे पास होगी लॉर्ड क्लाइव में और लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग्स में। तो बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल पूछ रहा है, तो लॉर्ड क्लाइव क्या था, लॉर्ड क्लाइव हमारा बंगाल का गवर्नर था पहला। लॉर्ड क्लाइव जो है बंगाल का प्रथम गवर्नर है, जो 1757 में हमारा क्या हुआ था, प्लासी का जो युद्ध हुआ था, तो उसमें इसने इसका नेतृत्व किया था। तो ये हमारे पास ऑप्शन ही गलत हो जाएगा। इसमें क्या वो गवर्नर था किसका, बंगाल का, लेकिन इसमें पूछा था प्रथम गवर्नर जनरल, तो हमारे पास प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग्स बना हुआ था। इसमें आपको पता होगा गवर्नर और गवर्नर जनरल में अंतर है। जब हमारे पास अंग्रेज आए थे सर्वप्रथम, उन्होंने भारत पर जब शासन किया था, तो सबसे पहले बंगाल के गवर्नर के नाम पर 3 प्रेसिडेंसियाँ बनी थी हमारे में जब आए थे। सबसे कौन कौन सी, एक तो बंगाल था, बंगाल, दूसरा मद्रास, तीसरा बंगाल, मद्रास और बम्बई। बंगाल, मद्रास और बम्बई 3 प्रेसिडेंसियाँ बनी थी, और तीनों पर शासन किसके द्वारा किया जाता था, बंगाल के गवर्नर के द्वारा, बंगाल के गवर्नर के द्वारा किया जाता था। लेकिन कुछ टाइम बाद जब 1773 में क्या नाम क्या किया गया कि बंगाल के गवर्नर को का पद बदलकर बंगाल का गवर्नर जनरल कर दिया गया। तो इसमें अगर तो बंगाल गवर्नर जनरल किया गया, तो पहला गवर्नर जनरल कौन था, वारेन हेस्टिंग्स। और जो बंगाल की प्रेसिडेंसी थी, तो वो तो थी बंगाल की प्रेसिडेंसी, लेकिन उसके अधीन ये जो थे हमारे क्या नाम है, मद्रास के और बम्बई की प्रेसिडेंसी, तो उसमें उसको इसके अधीन बंगाल के गवर्नर जनरल के अधीन कर दिया गया। तो इस हिसाब से हमारा ऑप्शन क्या हो, वारेन हेस्टिंग्स हो जाएगा। और अगर पूछता बंगाल का गवर्नर केवल, तो पहला गवर्नर तो लॉर्ड क्लाइव इसका आंसर हो जाता। तो समझ में आ गया होगा उम्मीद करता हूँ आपको। तो चलिए हम लोग इसका आंसर हो जाएगा लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग्स। तीसरा हो गया। अब चौथे क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। चौथा क्वेश्चन क्या हुआ था, आया था हमारे पास,
चरक संहिता संबंधित है। चरक संहिता किससे? राजनीति, चिकित्सा, वास्तुकला, गणित। तो चरक संहिता आपको पता हुआ चरक, चरक के विषय में। चरक जो है कनिष्क के दरबारी चिकित्सक थे और ये लगभग 78 ईस्वी में क्या नाम है थे। तो हमारे इधर चिकित्सक थे, चरक कौन थे? चिकित्सक थे। राजनीतिक राजनीतिक नहीं थे, ना ही वास्तुकार, ना ही गणित थे। हमारे प्राचीन काल के महान चिकित्सक थे, शल्य चिकित्सक। शल्य चिकित्सक नहीं, चिकित्सक थे, वैद्य थे। शल्य चिकित्सक सुश्रुत के बारे में हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग चलिए देखते हैं। पांचवा क्वेश्चन हमारे पास क्या है? पांचवा क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही नहीं है? तो इसमें कलिंग युद्ध दिया हुआ है। कलिंग युद्ध 261 में कलिंग युद्ध, और 78 में शक संवत की शुरुआत, और 622 में मुगल युग की शुरुआत, और 709 में औरंगजेब की मृत्यु। तो आप इसमें देखेंगे कि कलिंग युद्ध अशोक से संबंधित है, और शक संवत जो है कनिष्क कनिष्क ने शुरू किया था, शक संवत 78 ईसा पूर्व में। ये भी सही है हमारे पास। और 622 में मुगल युग की शुरुआत हुई थी, ये भी हमारे पास सही है। और जो है 709 में मुगल औरंगजेब की मृत्यु, ये हमारे पास गलत ऑप्शन है। मतलब क्या है, कौन सा जोड़ा सही नहीं इसमें बताना, ये गलत ऑप्शन है। इसकी मृत्यु कितनी हुई थी? 1707 में औरंगजेब की मृत्यु हुई थी। तो हमारे पास ऑप्शन क्या बताना है हमको, कौन सा जोड़ा सही नहीं है? तो ये वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, मतलब ये वाला जोड़ा सही नहीं है इसमें, 1707 में। अब आप लोग इसमें देखेंगे कि शक संवत, और थोड़ा सा इसके बारे में जान लेते हैं। कलिंग युद्ध 261 ईस्वी में कब हुआ था? अशोक ने किया था, जिसके बाद इसने संन्यास धारण कर लिया था। और इसमें 78 ईस्वी में शक संवत, आज हम लोग जो वर्तमान में यूज कर रहे हैं राष्ट्रीय पंचांग, वो हमारा शक संवत के आधार पर चलता है। और इसको शक संवत को चलाने वाला कौन था? कनिष्क था। कनिष्क था। आज वर्तमान में भारत में जो यूज़ किया जाता है, जो हमारा हिंदी महीना है, ये शक संवत वाला ही है। जो चैत वैशाख हम लोग बोलते हैं, वो शक संवत के आधार पर ही है। अगर क्वेश्चन आ भी सकता है इसमें कि शक संवत की शुरुआत किसने की थी, तो आज आप ऑप्शन लगा देंगे कनिष्क ने शक संवत की शुरुआत की थी। और मुस्लिम युग की शुरुआत कब? 622 में किसने की थी? हजरत मोहम्मद साहब का जन्म कब हुआ? 1570 में। 1570 में हुआ था। तो ये मुस्लिम धर्म के संस्थापक थे। इनके बारे में भी याद रखते हैं, मुस्लिम युग के संस्थापक कौन थे? तो हजरत मोहम्मद साहब थे। और औरंगजेब के बारे में आपको पता चल गया कि एक तरीके से क्या नाम है, जो प्रसिद्ध शासकों में अंतिम शासक मानते हैं तो औरंगजेब को 17 में इसकी मृत्यु हो गई थी। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन लोग देखते हैं क्या है, 15। तो आपको इसका आंसर तो पता ही चल गया वो कौन सा है, औरंगजेब, जो कि गलत दिया हुआ था इसमें। छठा क्वेश्चन, इनमें से किसे भारत के ग्रांड ओल्ड मैन के नाम से जाना जाता है? ग्रांड ओल्ड मैन, तो इसमें दादा भाई नौरोजी, डब्ल्यू सी बनर्जी, फिरोज शाह मेहता और सुरेंद्र नाथ बनर्जी। तो इसमें दादा भाई नौरोजी, तो एक तरीके से आप देखेंगे नाम में भी दादा लगा है, तो दादा मतलब ओल्ड लोग, तो दादा भाई नौरोजी इसका ऑप्शन है। कि स्वतंत्रता संग्राम के समय में जो हमारा राष्ट्रीय आंदोलन हो रहा था, तो उसके महान नेताओं में से एक थे दादा भाई नौरोजी। इनको हम लोग ग्रांड ओल्ड मैन कहा जाते हैं। इसी में अगर एक क्वेश्चन और है, इसका ऑप्शन ये हो गया। इसी में एक क्वेश्चन और हो जाता है हमारे पास, ग्रांड ओल्ड वुमेन ऑफ इंडिया किसको कहते हैं? तो ग्रांड ओल्ड वुमेन ऑफ इंडिया, तो ये भी क्वेश्चन अब इस बार ये आया, अगली बार ये होता है। तो इसको हम लोग जानते हैं कि किसको कहते हैं? अरोड़ा आसिफ आसिफ अली। अरोड़ा आसिफ अली को हम लोग क्या कहते हैं? ग्रांड ओल्ड वुमेन ऑफ इंडिया। इन्होंने जब हमारा क्या नाम है भारत छोड़ आंदोलन 1942 में स्टार्ट हुआ था, तो इन्होंने उस आंदोलन में नेतृत्व का काम किया था। तो अरोड़ा आसिफ अली को हम लोग ग्रांड ओल्ड वुमेन के नाम से जानते हैं। तो एक क्वेश्चन ये आपका बन सकता है इसमें एग्जाम में। और सातवां क्वेश्चन हम लोग देखें क्या है, सन 1915 से 16 में किसके नेतृत्व में दो होम रूल लीग की शुरुआत हुई थी? तो होम रूल लीग 1915 और 16 में। तो पहला ऑप्शन है एनी बेसेंट और लोकमान्य तिलक, तिलक और लाला लाजपत राय, तिलक और विपिन चंद्र पाल, तिलक और अरविंद घोष। इसमें हमारा ऑप्शन हो जाएगा एनी बेसेंट और लोकमान्य तिलक। आपको पता होगा कि होम रूल लीग की स्थापना सबसे पहले एनी बेसेंट आई थी, जो भी क्या नाम है हमारी आयरलैंड से आई हुई थी, और यहाँ भारत में आई थी होम रूल लेके। और लोकमान्य तिलक, तो लोकमान्य तिलक ने पूना में किया था होम रूल लीग की स्थापना 1916 में, और एनी बेसेंट ने मद्रास में इसकी स्थापना की थी। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा एनी बेसेंट और लोकमान्य तिलक। तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन अब क्या हो सकता है इसमें, कि जो ये क्वेश्चन हमारा हुआ है तो 1915 और 16 में, तो इसमें एक तो ये क्वेश्चन ये बन सकता है कि इस टाइम वायसराय कौन था? तो इस टाइम वायसराय कौन था? तो आपको पता होगा कि इस टाइम जब हमारा होम रूल लीग की स्थापना हुई थी, इस टाइम इसका वायसराय लॉर्ड हार्डिंग था। कौन था? लॉर्ड हार्डिंग हार्डिंग लॉर्ड हार्डिंग सेकंड था। इस टाइम वायसराय कौन था? लॉर्ड हार्डिंग सेकंड था। एक क्वेश्चन ये हमारे एग्जाम्स में बन सकता है इस बार। और इसमें अगर पूछा जाएगा कि जब होम रूल लीग की स्थापना हो गई थी, लोकमान्य तिलक ने पूना में की थी और एनी बेसेंट ने मद्रास में, तो पहली बैठक कहाँ हुई थी? तो पहली बैठक इनकी बेलग्राम में हुई थी। ये भी एक क्वेश्चन बन जाएगा कि पहली बैठक कहाँ हुई थी, तो बेलग्राम में हुई थी इसकी पहली बैठक। नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, तो इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है, आठवां क्वेश्चन है हमारे पास, निम्नलिखित का मिलान कीजिए। निम्न का मिलान कीजिए। इसमें एक ऑप्शन दिया हुआ है ब्रह्म समाज, रामकृष्ण मिशन, आर्य समाज, सत्य शोधक समाज। चार ऑप्शन है, उसके बाद पांच ऑप्शन दिए हैं। ब्रह्म समाज, आपको पता होगा कि ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी? राजा राममोहन राय। तो आप इसको राजा राममोहन राय से मिला दीजिए। और रामकृष्ण मिशन की स्वामी विवेकानंद ने की थी। और आर्य समाज की स्थापना तो दयानंद सरस्वती ने की थी। और सत्य शोधक समाज, तो एक ऑप्शन बचता है। तो इसके बाद हम ऑप्शन से एलिमिनेट कर लेंगे इसको, कि ऑप्शन से कैसे इसको हटाएंगे। इसमें देखिए ऑप्शन में दिया गया है क्या है, दो तीन तीन, तो इसमें एक तरीके से इस तरीके से हम लोग इसको एलिमिनेट कर सकते हैं। जैसे पहला ऑप्शन हमारे पास क्या हो जाएगा कि ब्रह्म समाज तो हमारे पास राजा राममोहन राय ने थर्ड पे है, तो थर्ड वाला हो जाएगा। तो पहला वाला तो कट जाएगा, और बी वाला तो समय तीन तीन है, तो ये हो जाएगा, देख लेंगे। और उसके बाद दूसरा ऑप्शन क्या है, रामकृष्ण मिशन स्वामी विवेकानंद एक पे है, तो एक वाला, तो एक इन दो में है, तो ये लास्ट वाला भी ऑप्शन कट जाएगा इसमें, ये लास्ट वाला ऑप्शन भी कट जाएगा। बचा ये क्या कि बी और सी बचा। तो तीसरा ऑप्शन हम लोग तीसरा वाला क्वेश्चन देख लेते हैं। तीसरे में क्या है,
आर्य समाज दयानंद सरस्वती सेकंड पे हमारे पास, सेकंड पे है, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा हमारे पास सेकंड वाला। तो सेकंड वाला, तो ये हमारे पास ये हो जाएगा, इसमें भी वही है, सेकंड सेकंड दोनों में है। अब हम चौथा देख लेते हैं, चौथे वाले के लिए क्या है, चौथा वाला, चौथा वाला सत्य शोधक समाज की स्थापना किसने की थी, तो ये ऑप्शन हो जाएगा। देखिए इसमें एलिमिनेट नहीं हो रहा, तो पांचवा क्या हो जाएगा, ज्योतिराव फुले ने सत्य शोधक समाज की स्थापना की थी। कब की थी आपको बताओ कि अदर ऑप्शन हम लोग देख लेते हैं एक तरीके से, ऑप्शनल क्वेश्चन के क्या और क्वेश्चन बन सकते हैं। 1873 में सत्य शोधक समाज की स्थापना की थी। सत्य शोधक मतलब सत्य का शोध, मतलब एक तरीके से, और तो सत्य 1873 में की थी ज्योतिराव फुले ने। तो इसमें हमारा ऑप्शन हमारा हो जाएगा, इसमें हमारा ऑप्शन हो जाएगा ये थर्ड वाला ऑप्शन हो जाएगा सही। इसमें ऑप्शन सारे मैच खा रहे हैं। और इसमें हम लोग जान लेते हैं डेट इन सबकी, कि अगले एग्जाम में क्या पता डेट ही पूछ ले कि कब हुई थी। तो यहाँ तो संस्थापक दे दिए कि किसने, कौन किसके संस्थापक हैं। तो जैसे ब्रह्म समाज की स्थापना कब हुई थी, 1928 में। 1928 में किसने, राजा राम मोहन राय, जो भारतीय पुनर्जागरण के अग्रदूत माने जाते हैं, 1928 में हुई थी। और इसी के रिलेटेड उन्होंने और किस समाज की स्थापना की थी, एक उन्होंने की थी आत्मीय सभा, एक बहुत इंपॉर्टेंट है, अब अगले में एग्जाम में हमारे पास पूछ सकता है कि आत्मीय सभा की स्थापना किसने की थी। तो आत्मीय सभा की स्थापना किसने की थी, राजा राम मोहन राय ने। किसने, राम मोहन राय ने। आत्मीय सभा किसकी, आत्मीय सभा। ये नेक्स्ट एग्जाम में हमारे पास, अभी जो पेट का एग्जाम है इसमें आ सकता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। 1814 में, कब की थी, 1814 में, मतलब ये ब्रह्म समाज से पहले, सबसे पहले आत्मीय सभा की स्थापना की थी। और ब्रह्म समाज 1828 हो जाएगा। और इसमें क्या नाम है, रामकृष्ण मिशन, स्वामी विवेकानंद हो जाएगा। तो 1897 में, कब की थी, 1897 में रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी। जब शिकागो गए थे, इसके बाद यहाँ पर फिर आए थे, तब वही किया गया था 1897 में। और आर्य समाज की स्थापना 1875 में किसने की थी, दयानंद सरस्वती जी ने आर्य समाज की स्थापना की थी। तो ये हमारे पास अदर ऑप्शन, क्या नाम है, क्वेश्चंस आने वाले हो सकते हैं, कि हो सकता है ये सीधे के आंसर पूछ ले कि कब की थी। और एक क्वेश्चन और इसमें बन सकता है कि प्रार्थना समाज, एक आत्मीय सभा तो आपको पता चल गया कि राजा राम मोहन राय ने की 1814 में। एक होता है प्रार्थना समाज, प्रार्थना समाज की स्थापना किसने की थी, तो प्रार्थना समाज की स्थापना आत्माराम पांडुरंग ने की थी। किसने, आत्माराम पांडुरंग। एक बड़ा कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है, जैसे कि आत्मीय सभा और ब्रह्म समाज चलिए तब भी एक तरीके से पता होगा कि राजा राम मोहन राय ने की थी। आत्मीय सभा और ये प्रार्थना समाज, आत्मीय सभा राजा राम मोहन राय ने इसकी स्थापना की थी 1814 में। और हमारे पास प्रार्थना समाज की स्थापना आत्माराम पांडुरंग ने 1867 में की थी। कब की थी, 1867 में। तो इससे देखिए कितने क्वेश्चन हमारे पास बन गए, कि ये क्वेश्चन आ सकते हैं, जैसे प्रार्थना समाज, आत्मीय समाज। तो इससे आप लोग ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए चलते हैं इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है, करो या मरो का नारा किसने दिया था, करो या मरो का नारा। तो इसमें सरदार पटेल, जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस, महात्मा गांधी। तो हमारे पास इसमें चार ऑप्शन दिए गए हैं। करो या मरो का नारा तो आपको पता होगा कि महात्मा गांधी जी ने दिया था इसको। क्या नाम है, जब भारत छोड़ो आंदोलन शुरुआत की थी, तो उसी में उन्होंने कहा था डू और डाई का नारा महात्मा गांधी ने दिया था। डू और डाई का नारा महात्मा गांधी जी ने दिया था। और इसमें और तो कुछ कोई डिस्कस करने वाला है नहीं। सरदार पटेल जी ने तो कोई नारा नहीं दिया था। जवाहरलाल नेहरू का, इन्होंने भी कोई विशेष नारा नहीं दिया था। और सुभाष चंद्र बोस ने, आपको पता ही वो सुभाष चंद्र बोस ने कौन सा नारा दिया था, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। तो अगर ये क्वेश्चन आएगा तो आप ये वाला ऑप्शन सुभाष चंद्र बोस हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग चलिए चलते हैं इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, जब सुभाष चंद्र बोस ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दिया, तो इस पद का प्रस्ताव किसे दिया गया। मतलब कि जब उन्होंने इस्तीफा दे दिया था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष पद से, तो किसको बनाया गया था अध्यक्ष इसका, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का, आईएनसी का। तो इसमें ऑप्शन जवाहरलाल नेहरू, पट्टाभी सीतारामैया, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जेबी कृपलानी। तो इसका ऑप्शन है हमारे पास डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बनाया गया था। तो सुभाष चंद्र बोस ने कब दिया था, अब ये भी क्वेश्चन आ सकता है जैसे, तो 18 1900 कब 1939 में, 1939 में जब इसके अध्यक्ष थे, तो गांधी जी से विवाद के कारण जो है इसमें क्या हुआ था, त्रिपुरी अधिवेशन में इन्होंने सही से सुचारू रूप से काम नहीं कर पा रहे थे। 1939 में इन्होंने इस्तीफा दे दिया था। इस्तीफा देने का कारण क्या था, कि गांधी जी नहीं चाहते थे कि सुभाष चंद्र बोस क्या इसके अध्यक्ष बने और पट्टाभी सीतारामैया को बना, लेकिन वो निर्वाचन से जीत गए थे, तो ये नहीं रहते, तो काम में इनको दिक्कत हो रही थी, इसलिए इन्होंने इस्तीफा दे दिया था। तो इसको डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बनाया गया था। तो एक तरीके से अधिवेशन आईएनसी में, तो त्रिपुरा अधिवेशन में 1839 में सुभाष चंद्र बोस अध्यक्ष थे। एक और अधिवेशन था 1938 में, तो 1938 में हरिपुर में हुआ था अधिवेशन, हरिपुर में। तो इसके अध्यक्ष भी सुभाष चंद्र बोस थे। तो इस तरीके से हमारे देखिए दो क्वेश्चन तैयार हो जाएगा। तो हो सकता है कि 1939 में आईएनसी का अधिवेशन के कौन अध्यक्ष था, तो सुभाष चंद्र बोस हो जाएगा इसका ऑप्शन, आंसर हो जाएगा। और 38 में पूछ सकता है, तो इसका भी आंसर सुभाष चंद्र बोस हो जाएगा। मतलब ये केवल दो ही अधिवेशनों में इसके अध्यक्ष रहे हैं। इसमें क्वेश्चन क्या पूछा था, अलग पूछा था। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। 10वां क्वेश्चन हो गया। अभी 11वां क्वेश्चन हम लोग देखते हैं क्या है। सलाल पन बिजली परियोजना किस नदी पर स्थित है। सलाल पन बिजली परियोजना, ये तो आपको एकदम फैक्ट है, सीधे कि याद ही करना पड़ेगा। तो इसमें ऑप्शन दिया हुआ है झेलम, रावी, चिनाब और ब्यास। तो हमारे पास इसका आंसर हो जाएगा चिनाब। तो सलाल पन बिजली परियोजना, तो ये है कहाँ की वैसे सलाल पन बिजली परियोजना, तो चिनाब नदी पर बनी हुई है। और चिनाब नदी चिनाब नदी पे एक तरीके से चिनाब नदी पे सतलज परियोजना भी बनी हुई है। तो एक हमारे पास आ सकता है क्वेश्चन, चिनाब नदी पे सतलज परियोजना भी बनी हुई है। चिनाब नदी हमारे पास कहाँ पर है, ये जम्मू कश्मीर में। कहाँ है चिनाब नदी, जम्मू एंड कश्मीर में। और उसके बाद इसमें
और देख लेते हैं जैसे कि अब जैसे परियोजना आ गया था कि कौन सी परियोजना है, इससे रिलेटेड एक दो क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। जैसे कि आ सकता है भाखड़ा नागला परियोजना किस नदी पर, तो भाखड़ा नागला हो जाएगा सतलज नदी पे हो जाएगा, सतलज पे, सतलज नदी नदी पर। और हीराकुंड जो कि बहुत ही फेमस है, हीराकुंड परियोजना किस पे, तो महानदी हो जाएगा हीराकुंड वाला। और एक परियोजना है क्या है, नागार्जुन सागर, नागार्जुन सागर परियोजना, तो नागार्जुन सागर परियोजना के किस पे जाएगा, कृष्णा नदी पे हो जाएगा, कृष्णा नदी पे। इस तरीके से हम लोग को इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट जो भी है परियोजनाएं हैं इसको एक तरीके से तैयार कर लेना होगा। इसके लिए मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा, क्या नाम है, तो आप उससे तैयार कर सकते हैं। और हम लोग देखते हैं कि एक क्वेश्चन और हो जाएगा, सरदार सरोवर, सरदार सरोवर परियोजना नर्मदा नदी पे हो जाएगा। तो और नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग चलिए देखते हैं क्या है। तो विश्व वसंत विश्व होता है, वसंत विश्व के बारे में पूछ रहा है कि मतलब विश्व विश्व मतलब इक्विनॉक्स, इंग्लिश में कहते हैं इसको इक्विनॉक्स। तो हमारे पास इसमें ऑप्शन है 21 मार्च, 18 जून, 23 सितंबर और 22 दिसंबर। तो वसंत विश्व का मतलब है कि जब दिन और रात की लंबाई बराबर होती है, किस पे, पृथ्वी पर। हम लोग किस गोलार्ध में रहते हैं, हम लोग उत्तरी गोलार्ध में, तो यहाँ पर उत्तरी गोलार्ध की बात हो रही है कि वसंत विश्व का मतलब हमारा 21 मार्च को हमारा वसंत विश्व होता है, 21 मार्च को। यानी कि इस दिन से हमारे पास क्या होता है, दिन और रात की लंबाई क्या हो जाती है, बराबर हो जाती है। इसमें इस टाइम सूर्य की जो किरणें हैं भूमध्य रेखा को पार करके सीधी पड़ती हैं, इसलिए दिन और रात बराबर होने लगता है 21 मार्च को उत्तरी गोलार्ध में। और यही चीज़ अगर पूछा जाए कि दक्षिणी गोलार्ध में कब होता है, 23 सितंबर को दिन और रात बराबर होते हैं। तो इसमें सूर्य की सीधी किरणें तब पड़ती है दक्षिणी गोलार्ध में, और हम लोग उत्तरी गोलार्ध में रहते हैं, तो 21 मार्च हो जाएगा। इसी से रिलेटेड एक और क्वेश्चन देखिए आ सकता है, जैसे कि सबसे बड़ा दिन कब होता है उत्तरी गोलार्ध में, तो हमारे पास 21 जून को सबसे बड़ा दिन होता है, 21 जून को। और सबसे सबसे छोटी रातें कब होती हैं, तो 21 दिसंबर को। कब, 21 दिसंबर को सबसे छोटी रात होती है। और इसमें एक क्वेश्चन और जैसे हमारे पास बन सकता है, तो इसी में और एक क्वेश्चन हमारे पास बन सकता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जैसे कि एक होता है उपसौर और अपसौर। क्या होता है, उपसौर, उपसौर, उपसौर होता है हमारे पास, इसको इंग्लिश में कहते हैं पेरीहेलियन। क्या कहते हैं, पेरीहेलियन। तो पेरीहेलियन, पेरीहेलियन कब होता है, सीधे क्वेश्चन आ जाएगा। पेरीहेलियन हमारे पास होता है 3 जनवरी को, 3 जनवरी को उपसौर उपसौर होता है। और एक होगा अपसौर, अपसौर क्या होता है, एपीहिलियन, एपीहिलियन, अपसौर, एपीहिलियन। ये हमारे पास होता है 4 जुलाई को। कब होता है, 4 जुलाई को। तो इसका मतलब होता क्या है, आपको आपको कह रहे होंगे कि इसका होता क्या मतलब, उपसौर मतलब होता है 3 जनवरी को होता है, मतलब इस दिन सूर्य से ग्रह जो है सूर्य के सबसे नजदीक नजदीक होता है। और जब ग्रह सबसे सूर्य के सबसे नजदीक होता है तो मतलब ठंड की तीव्रता कम होने लगती है। तो 3 जनवरी आपने देखा होगा कि ठंड की तीव्रता धीरे धीरे कम होने लगती है। ये समय बदलता भी रहता है उसके अनुसार। तो जब सूर्य के सबसे नजदीक ग्रह होगा तो जाहिर सी बात है हमारे पास क्या होगा, ठंड की तीव्रता कम होने लगती है, तो 3 जनवरी हो जाएगा। अब सौर यानी कि एपीहिलियन ग्रह जो है सूर्य से क्या होता है, दूर होता है। कब होता है, 4 जुलाई को। तो आप देखेंगे कि क्या होगा, 4 जुलाई के बाद क्या होता है, गर्मी की तीव्रता में कमी होने लगती है। तो ये हमारे पास ये होता है उपसौर और अपसौर। ये क्वेश्चन हमारे पास सीधे डायरेक्ट पूछ सकता है कि उपसौर अपसौर की डेट। तो ये आपको ध्यान देना कि उपसौर है मतलब क्या है, पेरिहिलियन मतलब 3 जनवरी, और अपसौर, अपसौर का मतलब होता है गर्मी की तीव्रता में कमी। गर्मी कब, जुलाई, तो 4 जुलाई इसका आंसर हो जाएगा। ये दो क्वेश्चन हमारे पास थे, तो इसको डिस्कस कर लिया हम लोगों ने। और नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग चलिए देखते हैं क्या है। 13, राजस्थान में खेतड़ी परियोजना किसके उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। खेतड़ी परियोजना, तो इसमें है जस्ता, इस्पात, तांबा और एल्युमिनियम। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा तांबा, तांबा के लिए प्रसिद्ध है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन अब हम लोग देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें क्या है, इसमें कुछ डिस्कस करने वाला नहीं था। 14वां क्वेश्चन हमारे पास क्या है, 14वें क्वेश्चन हमारे पास काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है। तो ये बहुत ही फेमस क्वेश्चन है, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान तो मध्य प्रदेश, असम, पश्चिम बंगाल और केरल। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा हमारे पास असम। आप सभी को पता होगा कि काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ, असम। अब किसके लिए प्रसिद्ध है, एक सिंग वाले गैंडे के लिए काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान फेमस है हमारे पास। तो इसका ऑप्शन सीधे डायरेक्ट हो जाएगा, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन पूछ लिया था, असम, असम इसका आंसर है। और इसमें एक तरीके से और कुछ क्वेश्चन एक्स्ट्रा देख लेते हैं हम लोग, जैसे कि सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान, सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है, सबसे बड़ा। तो सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है, हिमिस, हिमिस राष्ट्रीय उद्यान, जो हमारे कहाँ है, जम्मू जम्मू एंड कश्मीर में, जम्मू एंड कश्मीर में कौन सा है, हिमिस राष्ट्रीय उद्यान, मतलब सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है। और एक क्वेश्चन और हम लोग देख लेते हैं क्या है, जैसे सलीम अली राष्ट्रीय पक्षी उद्यान, तो सलीम अली राष्ट्रीय पक्षी उद्यान कहाँ है, जो ये भी जम्मू एंड कश्मीर में है। और एक क्वेश्चन क्या है कि डाचीगम कौन सा, डाचीगम, क्या है, डाचीगम, डाचीगम, डाचीगम राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है, तो डाचीगम राष्ट्रीय उद्यान हमारे पास, ये भी हमारे पास है कहाँ, जम्मू एंड कश्मीर में। ये जम्मू एंड कश्मीर के बहुत ही इंपॉर्टेंट ये राष्ट्रीय उद्यान हैं। तो आपने देखा कि पहला हिमिस क्या है, सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है, और सलीम अली राष्ट्रीय पक्षी उद्यान जम्मू कश्मीर, ये भी है डाचीगम, ये भी कहाँ है, जम्मू एंड कश्मीर में। आपने एक नाम सुना सलीम अली, तो सलीम अली को क्या कहा जाता है, बर्डमैन ऑफ इंडिया। इनको क्या कहा जाता है, क्वेश्चन हमारा ये भी बन सकता है, बर्डमैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है, तो सलीम अली को कहा जाता है बर्डमैन ऑफ इंडिया। तो एक क्वेश्चन ये तैयार हो जाएगा। और कुछ राष्ट्रीय उद्यान हम लोग जान लेते हैं, जैसे कि क्या है, केवला देवी राष्ट्रीय उद्यान। तो केवला देवी राष्ट्रीय उद्यान हमारे पास कहाँ है, केवला देवी, तो केवला देवी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, भरतपुर में है। कहाँ पर है, भरतपुर में। एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो सकता है हमारे लिए, और कहाँ, भरतपुर, भरतपुर कहाँ पड़ता है, राजस्थान में। और एक क्वेश्चन और हम लोग देख लेते हैं क्या है, कि कीबुल लामजोंग, लामजाओ, कीबुल, कीबुल लाम जाओ, कीबुल लामजाओ, ये कहाँ पर राष्ट्रीय उद्यान है, ये हमारा भारत का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान है, मतलब पानी में है। तो ये हमारे पास कहाँ है, मणिपुर में। कहाँ पर है, मणिपुर में। कौन सा, कीबुल लाम जाओ, तो ये मणिपुर में है, 1977 में बना होगा। और इसमें ये
क्या है कीबुल लामजाओ में कौन से पशु रहते हैं जिसमें संगाई, जो मणिपुर का संगाई क्या है, राष्ट्रीय पशु है संगाई। तो आपने देखा होगा मणिपुर में क्या संगाई महोत्सव भी मनाया जाता है, तो ये संकटग्रस्त है वहाँ पर। तो इनके लिए क्या नाम है, संगाई महोत्सव हम लोग वहाँ मनाते हैं। संगाई तरीके से क्या होता है, मणिपुरी हिरण को हम लोग संगाई बोलते हैं। तो हमारे पास ये भी क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है कि संगाई महोत्सव कहाँ मनाया जाता है, तो मणिपुर हो जाएगा। और एकमात्र तैरता हुआ क्या नाम पार्क हो जाएगा, तो राष्ट्रीय उद्यान, तो कीबुल लामजाओ हो जाएगा। तो इससे देखिए हम लोग 4-5 क्वेश्चन डिस्कस कर सकते हैं एग्जाम में आने के लिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये सब। नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, निम्नलिखित में से कौन सी हिमालय नदी तंत्र की नदियां हैं, हिमालयी नदी तंत्र की नदियां हैं, मतलब हिमालय से निकलती हैं। तो इसमें एक ऑप्शन क्या है, पहला ऑप्शन क्या है कावेरी, दूसरा गंगा, तीसरा ब्रह्मपुत्र, चौथा गोदावरी। कावेरी आपको पता होगा कि ये दक्षिण भारत की नदी है, और गंगा क्या है, उत्तर भारत की नदी है। ब्रह्मपुत्र ये भी हमारी उत्तर पूर्व भारत की नदी है। गोदावरी क्या है, दक्षिण भारत की नदी है। तो हमारे पास ऑप्शन क्या हो जाएगा कि जैसे कि अब इसमें हम लोग देखेंगे कावेरी कहाँ से निकलती है और गंगा। तो हमारे पास एक पहला ऑप्शन तो आप लोग ये जान लेंगे कि गंगा गंगा जो है हिमालयी नदी तंत्र से निकलती है। तो गंगा तो हमारे पास रहेगा ऑप्शन में। और कावेरी कावेरी देखिए हमारे पास कर्नाटक के कुल जिले से ब्रह्मगिरी ब्रह्मगिरी पहाड़ी से निकलती है। तो हमारे पास कहाँ से निकलती है, ब्रह्मगिरी पहाड़ी से, तो ये वाला ऑप्शन तो होगा नहीं। तो गंगा तो है ही हमारे पास। और ब्रह्मपुत्र ब्रह्मपुत्र ये भी निकलती है, हिमालय से ही निकलती है, आपको पता ही होगा। तो ये गंगा और ब्रह्मपुत्र हो जाएगा। और गोदावरी कहाँ से निकलती है, ये नासिक महाराष्ट्र में निकलती है, त्र्यंबक पहाड़ी से। कहाँ से, त्र्यंबक त्र्यंबक पहाड़ी से निकलती है। तो ये भी ऑप्शन नहीं हो जाएगा। तो हमारे पास क्या ऑप्शन, गंगा और ब्रह्मपुत्र, मतलब दूसरा और तीसरा। तो हमारे पास बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इकोनॉमिक्स से आ गया है हमारे पास क्वेश्चन कि बैंक दर का क्या अर्थ है। तो इसमें ऑप्शन 4 ऑप्शन दिए गए हैं। जैसे कि पहला ऑप्शन है क्या है, साहूकारों द्वारा ली जाने वाली ब्याज दर, अनुसूचित बैंकों द्वारा ली जाने वाली ब्याज दर, बैंकिंग संस्थानों के लाभ की दर, और देश के केंद्रीय बैंक द्वारा ली जाने वाली आधिकारिक ब्याज दर। तो इसका बैंक दर का मतलब होता है BR, बैंक रेट। बैंक रेट क्या होता है, देश के केंद्रीय बैंकों द्वारा ली जाने वाली आधिकारिक ब्याज दर, देश के केंद्रीय बैंकों द्वारा। तो मतलब ये कि जो आरबीआई केंद्रीय बैंक हमारा कौन सा है, एक है आरबीआई। आरबीआई है जिसकी स्थापना कब हुई थी, 1935 में हुई थी। कब हुई थी, 1935 में। एक क्वेश्चन आप लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो आरबीआई जो है बैंकों को ऋण देता है जिस ब्याज दर पे, उसी को कहते हैं क्या, बैंक दर। तो हमारे पास इसका ऑप्शन हो जाएगा डी वाला। और चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें 15वां क्वेश्चन हो गया। 16वें क्वेश्चन में क्या है हमारे पास, 17वां क्वेश्चन। 17वां क्वेश्चन है यदि आरबीआई आरबीआई नगद कोषानुपात को घटा दे तो साख सृजन पर क्या असर होगा। नगद कोषानुपात मतलब क्या होता है, CRR, कैश रिजर्व रेशियो। नगद कोषानुपात, नगद में कैश रिजर्व रेशियो, अगर ये घटा दे तो क्या असर पड़ेगा, तो किस पे, तो साख सृजन मतलब क्रेडिट क्रिएशन पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो इसमें पहला ऑप्शन है कोई असर नहीं पड़ेगा, घट जाएगा, बढ़ जाएगा, और इनमें से कोई नहीं। सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि होता क्या है CRR। CR एक तरीके से हम जानते हैं कि हमारा जो केंद्रीय बैंक है आरबीआई, आरबीआई जो है मौद्रिक गतिविधियां निर्धारित करने के लिए विभिन्न प्रकार के कर जो है टैक्स लगाता है, कि ताकि हमारा सुचारू रूप से चीज़ें चलें, मतलब महंगाई ना बढ़े कोई भी चीज़, और सभी चीज़ें नियंत्रित में रहें। इसलिए विभिन्न प्रकार के क्या लगाता है, टैक्सेस लगाता है, जो कि 3 या 4 प्रकार के टैक्स, कई प्रकार के टैक्स लगाता है। मेन इसमें है 3 या 4 5 प्रकार के होते हैं, वो लगाता है, जिसके द्वारा हमारा मॉनेटरी पॉलिसी, मौद्रिक नीति गतिविधियों को निर्धारित किया जाता है। इसी में एक हमारा होता है CRR। CRR कब लगाया जाता है, यानी कि CRR का मतलब होता है कैश रिजर्व रेशियो। तो इसमें आरबीआई, तो बैंकें जो होती हैं हमारी, जो अन्य केंद्रीय बैंक नहीं है, जैसे कि हमारे पास क्या नाम है कि ये हो गया आईसीआईसी बैंक हो गया, और केनरा बैंक हो गया, और एसबीआई हो गया, इन सब ये जो बैंकें जो हैं इनको क्या करना पड़ता है, इनके पास जो कुल जमा होती है धनराशि, उस जमा धनराशि का कुछ परसेंट जो आरबीआई निर्धारित करती है, तो उनके आरबीआई के पास उनको क्या करना पड़ता है, जमा करना पड़ता है, कुल धन का कुछ परसेंट जमा करता है। तो वही उसका मतलब होता है कैश रिजर्व रेशियो, जो आरबीआई के पास रखना पड़ता है। तो इसमें क्या रहा है कि जब आरबीआई साख सृजन पर क्या पड़ा, जब क्या करे, ब्याज दर को क्या कर दे, कम कर दे। तो इसका मतलब ये कि अगर जब ये ब्याज दर आरबीआई कम कर देगा, तो मतलब जैसे बैंक है वहाँ पे, कोई बैंक है, जैसे कि उसके पास जमा होती है कितने, 1000 रुपये जमा होते हैं, कितने, 1000 रुपये जमा होते हैं उसने, और फिर उसके बाद आरबीआई ने कहा हमको क्या करना है, 10% आपको जमा करना है। तो 10%, 1000 रुपये का 10% हो जाएगा कितना, 100 रुपये। मतलब 100 रुपये क्या करेगा, जो हमारा एसबीआई है, एसबीआई क्या करेगा, बैंक के पास 100 रुपये जमा कर देगा। उसके बाद कितना बचेगा, 900। लेकिन लोन क्या देगा, 900 रुपये में लोन दे सकता है, 900 रुपये लोन देगा। और अगर यही कह दे कि बैंक हमारे पास क्या कह दे कि आपको कितना रखना है, 5%, कितना, 8%, 5% आपको क्या करना है, हमारे पास रखना है। 5% का मतलब होता है 50। तो 5% मतलब 50 रुपये। उसने कहा क्या कहा कि 50%, 50 रुपये हमारे पास रखना है। तो 50 रुपये रखना है, तो मतलब उसके पास अब कितना बचेगा, 950 रुपये। तो 950 रुपये क्या कर सकता है, लोन दे सकता है। तो इस तरीके से हमारे क्या, अगर घटा देगा, कह रहा है कि सीआरआर घटा देगा, तो जब अगर घटा देगा तो जाहिर सी बात है क्या होगा कि साख सृजन क्या होगा, बढ़ जाएगा। मतलब कि बैंक जो है हमारे पास ज़्यादा पैसा मार्केट में लोन वोन दे सकती है, तो उसके बाद ज़्यादा पैसा बचेगा, तो जाहिर इससे क्या होता है कि बढ़ जाएगा, साख सृजन क्या होगा, बढ़ जाएगा। तो इसी को आरबीआई रेगुलेट करता रहता है, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा कि बढ़ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है, 18वां क्वेश्चन। इनमें से किस प्रकार की अर्थव्यवस्था में संसाधनों पर निजी अधिकार होता है और आर्थिक गतिविधियों का मुख्य उद्देश्य लाभ अर्जित करना होता है। तो इसमें लाभ अर्जित करना होता है गतिविधियों का, निजी अधिकार, निजी तो पूंजीवादी है पहला ऑप्शन, समाजवादी, मिश्रित और वैश्विक। तो आपको पता होगा कि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में निजी अधिकार होता है पूंजीवादी, और मिश्रित मिश्रित अर्थव्यवस्था में दोनों मिक्स होता है, समाजवादी और वो पूंजीवाद का मिश्रण होता है, मिश्रित। तो भारत में किस प्रकार की अर्थव्यवस्था है, तो मिश्रित है। अगर और क्वेश्चन आएगा कि भारत में किस प्रकार की अर्थव्यवस्था है, मिश्रित हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर करता है कि निजी अधिकार होता है क्या अर्थव्यवस्था में संसाधनों का, तो उसके लिए ऑप्शन हमारे पास हो जाएगा पूंजीवादी। अब भारत में दोनों प्रकार की अर्थव्यवस्था है।
19वां क्वेश्चन देखिए हमारे पास क्या है, 100 रुपए के नोट किसके द्वारा हस्ताक्षरित होते हैं। 100 रुपए के नोट, 100 रुपए के नोट। तो इसमें आप कंफ्यूज मत होइएगा कि क्या नाम है, एक होता है हमारे पास 1 रुपए का नोट, जो 1 रुपए के नोट पे हमारे पास क्या होता है, वित्त सचिव का सिग्नेचर होता है, साइन होता है 1 रुपए के नोट पे। लेकिन यहाँ पर 100 रुपए हो, चाहे वो 1 रुपए से कितना बड़ा नोट हो, सब पे किसका होता है, आरबीआई गवर्नर का। तो आरबीआई गवर्नर का हमारे पास क्या होता है, हस्ताक्षर। तो प्रेजेंट में हमारा आरबीआई गवर्नर कौन है, शक्तिकांत दास। शक्तिकांत दास, एक क्वेश्चन हमारे पास याद रखना है, आरबीआई के गवर्नर कौन है, तो शक्तिकांत दास हो जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा एक। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग इसलिए देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है 20वां क्वेश्चन हमारे पास आ जाएगा फेमा। नेक्स्ट क्वेश्चन है फेमा का पूर्ण रूप क्या है। तो फेमा का पूर्ण रूप क्या है, फेमा क्या होता है देखिए इसमें क्या क्या ऑप्शन दिया गया, फंड एक्सचेंज मीडिया एजेंसी और फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट, फाइनेंशियल एंड एक्सपोर्ट मैनेजमेंट एसोसिएशन, फॉरेन एक्सपोर्ट मार्केट एजेंसी। तो इसमें हमारे पास इसका ऑप्शन क्या है, फेमा मतलब फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट। ये हमारे पास फेमा, फेमा का फुल फॉर्म है। फेमा एफ से फॉरेन हो जाएगा, ई से एक्सचेंज हो जाएगा, एम से मैनेजमेंट और ए से एक्ट हो जाएगा। ये फेमा का पूर्ण रूप। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास 21वां क्वेश्चन क्या है कि भारत के संविधान में जन स्वास्थ्य एवं स्वच्छता किसमें शामिल है। तो हमारे पास 3 प्रकार की सूचियां होती है, राज्य सूची, समवर्ती सूची और संघ सूची। इसमें पूछ रहा है कि भारत के संविधान में जन स्वास्थ्य एवं स्वच्छता किसमें शामिल है। तो राज्य सूची पहला ऑप्शन, दूसरा समवर्ती सूची, तीसरा संघ सूची, इनमें से कोई नहीं। तो इसमें जन स्वास्थ्य एवं स्वच्छता जो है हमारा राज्य सूची का विषय होता है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा हमारे पास राज्य सूची। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं 22वें क्वेश्चन में क्या है, भारत में पंचायती राज व्यवस्था इसके अंतर्गत रखी गई, किसके अंतर्गत पंचायती राज व्यवस्था आती है। तो पहला ऑप्शन है कौन सा, मूल अधिकार, मौलिक कर्तव्य, राज्य के नीति निर्देशक तत्व और इनमें से कोई नहीं। पंचायती राज व्यवस्था, तो इसका मूल अधिकार में तो रखा नहीं गया है, ना ही मौलिक कर्तव्य में रखा गया है। इसके लिए ऑप्शन क्या है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व में रखा गया। तो इसके आपको अगले क्वेश्चन में पूछ सकता है अगले एग्जाम में कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व का आर्टिकल क्या है। तो आर्टिकल क्या है 36 से 51, 36 से 51 तक भाग 4 में नीति निर्देशक तत्वों को रखा गया है। कौन सा भाग 4 में नीति निर्देशक तत्वों को रखा गया है आर्टिकल 4 में। और पंचायती राज व्यवस्था राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं। नेक्स्ट चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अब इसमें अगला क्वेश्चन हमारे पास शिक्षा, शिक्षा का अधिकार। शिक्षा का अधिकार एक मौलिक अधिकार है जो संबंधित है अनुच्छेद 21 से, अनुच्छेद 19 से, अनुच्छेद 29 एवं 30 से, इनमें से कोई नहीं। तो शिक्षा का अधिकार हमारे पास इसका आंसर है अनुच्छेद 21 ए से। तो अनुच्छेद 21 ए यानी कि 86वां, पहले ये जो है मौलिक अधिकार नहीं था शिक्षा का अधिकार, लेकिन क्या किया गया बाद में संविधान में संशोधन किया गया 86 अमेंडमेंट 2002 में संशोधन किया गया हमारी संसद द्वारा। और उसमें जो हमारा स्वतंत्रता का अधिकार होता है, उस स्वतंत्रता के अधिकार में आर्टिकल 21 में एक ऑप्शन जोड़ा गया 21 ए। उसमें क्या किया गया, शिक्षा के अधिकार को जोड़ दिया गया। इसमें 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क निःशुल्क मौलिक अधिकार दिया गया, शिक्षा का अधिकार दिया गया है। तो हमारे पास ये क्वेश्चन एक तरीके से अभी तो आया है कि किसमें है शिक्षा का अधिकार, तो 21 हो गया यहाँ पर ऑप्शन। अब अगला क्वेश्चन हमारे पास ये आ सकता है कि शिक्षा का अधिकार कौन से अमेंडमेंट से लाया गया। तो 86वां अमेंडमेंट सन 2002 द्वारा लागू किया गया है। इसमें 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए क्या नाम है, शिक्षा का मौलिक अधिकार दिया गया है, मतलब शिक्षा निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा 6 से 14 में मौलिक अधिकार हो गया है। तो ये हमारा हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से किसने संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव निम्नलिखित में से किसने संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव रखा। तो जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी, बी आर अम्बेडकर और बी एन राव। तो उद्देश्य प्रस्ताव किसने रखा था, जवाहरलाल नेहरू ने। तो आप इसमें देखेंगे कि संविधान सभा, तो इसका ऑप्शन तो हो गया जवाहरलाल नेहरू। इससे रिलेटेड और क्वेश्चन हम लोग जान लेते हैं, जैसे कि 13 दिसंबर, जैसे संविधान सभा का गठन कब किया गया था। तो सबसे पहले है 9 दिसंबर। 9 दिसंबर को हमारे पास क्या हुआ था, 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की का गठन किया गया था और इसकी पहली बैठक हुई थी 9 दिसंबर को। उसके बाद क्या हुई थी, सॉरी इसमें थोड़ा सा करेक्शन है, अ, हाँ ठीक है 9 दिसंबर 1940 को पहली बैठक। उसके बाद फिर हमारे पास 11 दिसंबर 1940 को दूसरी बैठक हुई थी और तीसरी बैठक हमारे पास हुई थी 13 दिसंबर 1940 1940 को हुई थी, जिसमें जवाहरलाल नेहरू द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव रखा गया था 13 दिसंबर को। और 9 दिसंबर में क्या हुआ था, इसमें क्या अस्थायी अध्यक्ष का चुनाव हुआ था। जो हमारे 9 दिसंबर पहली बैठक हुई थी संविधान सभा की, उसमें डॉक्टर सत्येंद्र सिन्हा को क्या नाम है पहला अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया था 9 दिसंबर को। उसके बाद 11 दिसंबर की जब दूसरी बैठक हुई थी संविधान सभा की 1940 में, जिसमें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष बना दिया गया था। और 13 दिसंबर को क्या नाम है जवाहरलाल नेहरू द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव लाया गया था और हमारे पास इसको 22 जनवरी 1947 को उद्देश्य प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया गया था। उसके बाद संविधान निर्माण बनने की समितियां तैयार हो गई थी। तो इस तरीके से ये वाला क्वेश्चन हो जाएगा हमारे पास। ठीक, तो इसका ऑप्शन जवाहरलाल नेहरू हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। 25वां क्वेश्चन इसमें है कि संविधान सभा के किस अनुच्छेद में अल्पसंख्यकों के हित निहित हैं। तो अल्पसंख्यकों के लिए आर्टिकल कौन सा है, तो अनुच्छेद 21, अनुच्छेद 24, अनुच्छेद 29, इनमें से कोई नहीं। तो आर्टिकल भारतीय संविधान के अल्पसंख्यकों के लिए निहित है, तो आर्टिकल 29 में क्या कहा गया है कि अल्पसंख्यकों के हित के बारे में इसमें बताया गया है आर्टिकल 29 में। यानी कि इसमें अल्पसंख्यक जो हमारे होते हैं, जैसे कि हमारे में मुस्लिम हो गए, सिख हो गए और बौद्ध हो गए, ये सभी क्या है भारत में अल्पसंख्यक है। और बहुसंख्यक कौन है, हिंदू हो गए। हिंदू क्या है, बहुसंख्यक है। तो इसमें कहा गया है आर्टिकल 29 में कि अल्पसंख्यक वर्ग के हितों का संरक्षण किया जाएगा। इसमें अल्पसंख्यक वर्ग जो है इसमें भाषा, लिपि, धर्म और सुरक्षा अपनी सुरक्षा कर सकते हैं, धर्म की मतलब उसको अपना संरक्षण कर सकते हैं। इसमें आर्टिकल 19 के थ्रू कहा गया है। इसी में एक आर्टिकल 30 है,
आर्टिकल 30 है। आर्टिकल 30 में क्या कहा गया है? शिक्षा संस्थानों की स्थापना एवं प्रशासन करने का अधिकार है। इसमें कहा गया है कि अल्पसंख्यक वर्ग जो है भारत में शिक्षा संस्थानों की स्थापना कर सकता है, जैसे मदरसे वगैरह का संचालन कर सकता है। और उसमें क्या है कि जो हमारी भारत सरकार है किसी प्रकार का भेदभाव नहीं करेगी। अगर इस प्रकार का होता है तो वो लोग कोर्ट में अपील कर सकते हैं। इस प्रकार हमें मौलिक अधिकार दिया गया है अनुच्छेद 30 के तहत। इस शिक्षा संस्थानों, अभी हमारे पास एक क्वेश्चन बन सकता है अगले एग्जाम में कि शिक्षा संस्थानों की स्थापना किस आर्टिकल में है? सीधे आपको आर्टिकल क्या लगा 30 लगा देना। तो यहाँ पर पूछा गया था हित नहीं है तो आर्टिकल 29 में है। आर्टिकल 21 आपको तो पता ही होगा कि प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता है, जीवन जीने वाला। और अनुच्छेद 24 क्या है? धार्मिक स्वतंत्रता वाला है। तो ठीक है, इस प्रकार हम लोग ये डिस्कस कर लिए। और नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, ठोस चालक में धारा वाहक होते हैं। ठोस चालक में तो इसमें प्रोटॉन दिया है, इलेक्ट्रॉन और मुक्त इलेक्ट्रॉन, इनमें से कोई नहीं। तो ठोस चालक में धारा प्रवाह कौन होते हैं? मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं। मुक्त इलेक्ट्रॉन की खोज अर्नाल्ड समरफील्ड ने की थी। तो मतलब मुक्त इलेक्ट्रॉन एक तरीके से मुक्त इलेक्ट्रॉन मॉडल जो है अर्नाल्ड समरफील्ड ने इसकी खोज की थी। इसमें संयोजक इलेक्ट्रॉन व्यक्त करने वाला एक सरल मॉडल है, संयोजक इलेक्ट्रॉन। तो इसमें ठोस चालक में धारा का वाहक क्या होता है? मुक्त इलेक्ट्रॉन, इसका आंसर हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 27 हमारे पास है, प्रकाश वर्ष किसके मापन की इकाई है? प्रकाश वर्ष किसके मापन की इकाई है? तो एक वर्ष में मापी गई रॉकेट की गति, एक वर्ष में निर्वात में ध्वनि द्वारा चली गई दूरी, एक वर्ष में निर्वात में प्रकाश द्वारा चली गई दूरी, हवाई जहाज की गति। तो इसमें प्रकाश वर्ष आपको पता होगा कि दूरी का मात्रक है। तो एक वर्ष में निर्वात में प्रकाश द्वारा चली गई दूरी, किसके द्वारा? प्रकाश द्वारा चली गई दूरी को हम क्या कहते हैं? प्रकाश वर्ष। तो ये हमारे पास ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा? सी। तो इसमें और क्वेश्चन देखिए, इसके इर्द गिर्द क्या क्वेश्चन बन सकता है। जैसे कि पृथ्वी पर प्रकाश कितने मिनट में पहुंचता है? तो इसका ऑप्शन आंसर हो जाएगा 8 मिनट में। 8 मिनट 16 सेकंड में क्या है? पृथ्वी पर प्रकाश पहुंचता है 8 मिनट में। और अगर इस तरीके से एक क्वेश्चन हमारे पास बन सकता है कि प्रकाश की चाल क्या है? प्रकाश की चाल होती है 3 लाख लाख किलोमीटर प्रति सेकंड, इसकी प्रकाश की चाल होती है। और एक तरीके, और या कह सकते हैं 3 इंटू 10⁸ मीटर प्रति सेकंड क्या होती है? प्रकाश की चाल। ये क्वेश्चन हमारे पास सीधे आ सकता है कि प्रकाश की चाल क्या है? तो 3 गुणे 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होती है, या 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड होती है। पृथ्वी पर प्रकाश 8 मिनट 16 सेकंड में पहुंचता है। क्वेश्चन ये भी आ सकता है। यहाँ पर पूछा क्या जाता है? प्रकाश वर्ष किसका मापक है? तो दूरी का हो जाएगा, प्रकाश द्वारा निर्वात में चली गई दूरी का मापक हो जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास देखते हैं क्या है। ब्लीचिंग पाउडर। ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक नाम क्या है? ब्लीचिंग पाउडर कैल्शियम सल्फेट, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, सोडियम बाइकार्बोनेट और सोडियम क्लोराइड। तो ब्लीचिंग पाउडर एक तरीके से हम इसको क्या कहते हैं कि विरंजक चूर्ण भी इसको कहते हैं हम लोग। क्या कहते हैं? ब्लीचिंग पाउडर को विरंजक चूर्ण भी कह सकते हैं, जो रंग वगैरह कपड़े के रंग वगैरह उड़ाने के काम में आता है। तो इसका रासायनिक नाम हमारे पास है कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, CaOCl2। ये हमारे पास ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक नाम होता है। और कैल्शियम सल्फेट क्या होता है? कैल्शियम सल्फेट Ca, इसका फॉर्मूला CaSO4। इसमें जब 2H2O यानी कि हाइड्रोजन के दो और ऑक्सीजन के दो परमाणु निकल जाते हैं तो ये प्लास्टर ऑफ पेरिस, जिसको कैल्शियम सल्फेट यानी जिप्सम कहते हैं। क्या कहते हैं? जिप्सम। इसका वैसे नाम क्या है? जिप्सम। और रासायनिक नाम क्या है? कैल्शियम फॉस्फेट। हमारे पास ये अगले हो सकता है क्वेश्चन की याद है कि जिप्सम जिप्सम का क्या कार्य है? तो ये प्लास्टर जो वगैरह हमारा होता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस, जैसे नाम से ही पता है प्लास्टर, तो ये प्लास्टर वगैरह जो होता है ये इसी का मतलब बनाया जाता है। तो ये हो जाएगा। और इसमें सोडियम बाइकार्बोनेट, इसका फॉर्मूला क्या है? NaHCO3, यानी कि इसको हम लोग क्या बोलते हैं? खाने वाला सोडा। क्या? तो सोडियम बाइकार्बोनेट होता है खाने वाला। और इसको हम लोग बेकिंग सोडा भी कहते हैं, जो जैसे एसिडिटी वगैरह हो जाती है तो हम लोग सोडे का प्रयोग करते हैं। तो ये यही वाला सोडा होता है, सोडियम बाइकार्बोनेट, NaHCO3। सोडियम क्लोराइड आपको पता होगा कि इसका नमक का फॉर्मूला है NaCl है। और इसी में एक होता है हमारे पास सोडियम, ये तो बाइकार्बोनेट खाने वाला हो गया, बाई मतलब खाना। एक होता है सोडियम कार्बोनेट, ये होता है सोडियम कार्बोनेट, ये होता है धावन सोडा है, साफ सफाई में इसका यूज हो जाता है सोडियम कार्बोनेट। तो इसमें कंफ्यूज मत होइएगा। कार्बोनेट तो बाई बाई अगर आ जाए तो मतलब क्या होता है? खाना। और बाई ना हो तो सोडियम कार्बोनेट, ये हो जाता है हमारे पास धावन सोडा। इसकी साबुन वाबुन में इसका यूज़ किया जाता है, साफ सफाई में इसका यूज़ किया जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अब इसमें हमारे पास क्वेश्चन है 18 कैरेट सोने में खरे सोने का प्रतिशत कितना होता है? 60%, 75%, 80% और 100%। तो इसमें 18 कैरेट सोने में हमारे पास 75% सोना शुद्ध होता है। एक हमारे पास 18 कैरेट हो गया है, एक हमारे पास 17 कैरेट भी होता है, 20 कैरेट भी होता है, 22 कैरेट भी होता है। इस प्रकार के सोने एक कैरेट होते हैं। जैसे कि हमारे पास 22 कैरेट सोना सबसे शुद्ध होता है एक तरीके से। इसमें लगभग 80 टू 85% तक शुद्ध सोना होता है। तो इसमें पूछा था 18 कैरेट सोने में तो 75% सोना खरे सोने का प्रतिशत होता है, इसमें 70%, 75%। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। इसमें क्या है? संतरे में बहुतायत में पाया जाता है संतरा, विटामिन सी, विटामिन ए, विटामिन बी, इनमें से कोई नहीं। तो इसमें संतरे में बहुतायत में पाया जाता है विटामिन सी। संतरे में विटामिन ए किस में पाया जाता है? जैसे पपीते वगैरह में पाया जाता है। इससे क्या होता है? विटामिन ए की कमी से रतौंधी वगैरह हो जाती है, रसोई वगैरह नहीं होगी अगर विटामिन ए की कमी नहीं है, यानी कि विटामिन ए की कमी से रतौंधी हो जाती है। विटामिन सी की कमी से स्कर्वी हो जाती है। विटामिन बी की कमी से बेरी बेरी रोग हो जाता है। ये रोग भी पूछ सकता है विटामिन बी की कमी से कौन सा रोग होता है, तो आप बताएंगे विटामिन बी की कमी से बेरी बेरी रोग हो जाता है। विटामिन ए की कमी से रतौंधी मतलब ब्लाइंडनेस हो जाती है, सी से स्कर्वी हो जाती है। तो इसमें पूछा गया था संतरे में, तो विटामिन सी हो जाएगा आंसर। उसके बाद अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास 31। अब ये देखिए मैथ का क्वेश्चन है 31 हमारे पास। तो इसमें हम लोग देखते हैं क्या है। जैसे कि हमारे पास दिया गया है, इक्वेशन दी गई है, रूट में खाली जगह है अपॉन 196 72 अपॉन 56। इसको क्या करना है? हमको सॉल्व करना है। तो ये इसमें हम देखिए सिंपल सा क्या करेंगे, जहाँ पर क्वेश्चन मार्क लगा है उसको जगह हम क्या करेंगे? एक्स लिख लेंगे। क्या करेंगे? एक्स लिख लेंगे। एक्स अपॉन 196 इक्वल टू 72 अपॉन 56, ये हो जाएगा हमारे पास।
तो अब इसमें हम लोग देखेंगे ये पूरे में है रूट में, तो ये 196 हमारे पास किसका रूट होता है, 14 का। तो हमारे पास रूट एक्स को ऐसे ही रखेंगे और इसको बाहर निकाल देंगे, रूट से 14 लिख देंगे 14, और इसको हम क्या करेंगे 72/56 लिख देंगे। अब हम देखते हैं इसमें क्या हो जाएगा, 14 से काट देंगे इसको, 14 को 56 हो जाएगा। अब इसको 4 से हम इसको काट देंगे 72 को, 4 एकम 4, 4 अट्ठे 32, तो ये हो गया 18। अब यहाँ पर हमारे पास क्या बच जाएगा, रूट एक्स बराबर क्या हो जाएगा 18। अब इसमें हम क्या करेंगे, स्क्वायर कर देंगे दोनों तरफ, स्क्वायर मतलब वर्ग कर देंगे, जब वर्ग करेंगे तो ये हमारे पास इसकी पावर क्या हो जाएगी, वर्ग हो जाएगा, तो ये रूट क्या हो जाएगा इसमें हट जाएगा हमारे पास, तो यहाँ बचेगा कितना एक्स, और ये जब वर्ग करेंगे तो स्क्वायर मतलब 18 का स्क्वायर हो जाएगा, तो 18 का स्क्वायर क्या होता है हमारे पास 324। तो हमारे पास ये आंसर हो जाएगा इसका 324, ऑप्शन इसमें देखिए सी में है। तो ये इस तरीके से इसको सॉल्व कर लेंगे। तो यहाँ पर आप समझ लेंगे जैसे कि यहाँ रूट है, तो रूट जैसे कि ये रूट का मतलब क्या, रूट को अगर इसको हटाएंगे तो इसकी पावर 1/2 हो जाएगी। अब हम कह रहे हैं कि इसका वर्ग करना है, तो जब इसको वर्ग करेंगे तो इसकी पावर 2 चढ़ जाएगी, यानी ये मल्टीप्लाई में है, तो 1/2 इंटू 2, 2 से 2 कट जाएगा, बचेगा क्या एक्स पावर 1, एक्स की पावर 1 का मतलब क्या होता है एक्स हो जाता है, तो यहाँ पर एक्स हो जाएगा। और 18 का स्क्वायर 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 किए हैं तो 2, 18 का स्क्वायर क्या होता है 324 हो जाती है हमारे पास, इसका इस तरीके से सोल्यूशन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को चलिए देखते हैं। अब ये 32 क्वेश्चन हमारे पास दिया हुआ है। 32 क्वेश्चन है हमारे पास। 885 885 मल्टीप्लाई 885 मल्टीप्लाई 885 प्लस 115 गुड़े 115 गुड़े 115 अपॉन 885 885 और प्लस 115 एक गुड़े 115 माइनस 185 गुड़े 115। एक तरीके से हम देखेंगे कि इसमें क्या दिया गया है कि ए का क्यूब, जैसे ए हमने 885 को ए मान लिया और 115 को बी मान लिया, और ये प्लस लग गया इसमें साइन में, और बी का क्यूब 3 बार है क्यूब हो जाएगा, और नीचे क्या है ए स्क्वायर हो जाएगा, 885 को हमने ए माना है और 115 को हमने बी माना है, तो ये बी का स्क्वायर हो जाएगा माइनस ए इंटू बी हो जाएगा। ये हमारे पास एक तरीके से देखेंगे कि ए क्यू प्लस बी क्यू का फार्मूला बन जाएगा। तो ए क्यू प्लस बी क्यू का फार्मूला क्या होता है, ए प्लस बी का क्यूब। तो इसमें देखिए कि ए क्यू प्लस बी क्यू का फार्मूला बन जा रहा है, ए क्यू प्लस बी क्यू का फार्मूला हमारे पास क्या होता है, तो हमारे पास एक ऑप्शन क्या होता है ए प्लस बी, दूसरे ब्रैकेट में क्या होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, एक मिनट सॉरी, तो ए प्लस बी दूसरे ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, ये होता है हमारे पास ए क्यू प्लस बी क्यू का फार्मूला हो जाएगा। और दूसरा नीचे दिया ही हुआ हमारे पास क्या है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, तो ये हमारे पास ये देखेंगे कि एक तरीके से ये कट जाएगा हमारे पास, और क्या बचेगा ए प्लस बी। तो इस क्वेश्चन का सोल्यूशन मात्र सिंपल सा आपको करना है, जब इस फॉर्मेट में दिया गया हो तो बस इसको क्या करना है जोड़ देना है। 885 हमारे पास क्या है ए है, और 115 हमारे पास क्या है बी है, इसको जब हम लोग ऐड करेंगे 5 5 10 के 0, 8 1 9 1 10 के 0, 8 1 9 1 10, तो हमारे पास इसका आंसर हो जाएगा 1000। इसका आंसर देखिए अपन क्या है ऑप्शन डी में। इसी में अगर क्वेश्चन आपका ये आता है जैसे कि यहाँ पर माइनस होता तो ए क्यू माइनस बी क्यू का फॉर्मूला बन जाता, उसमें देख लेते कट रहा है कि नहीं, कटता तो इसका आंसर माइनस वाले फॉर्मूले से हो जाता। मतलब अगर यहाँ माइनस होता तो ए माइनस बी कर देते हैं, हमने ए और बी को घटा देते हैं, यहाँ प्लस था तो ए प्लस बी कर दिए, तो इस तरीके से आप एक शॉर्ट मेथड देख सकते हैं। तो ये हो जाएगा इसका सोल्यूशन। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं क्या है इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 33 नंबर है, रूट 5 माइनस रूट 3 अपॉन रूट 5 प्लस रूट 3 किसके बराबर है ये बताना है हमको, इक्वल्स टू। तो इस क्वेश्चन में हम लोग देखेंगे कैसे करेंगे इसको। जैसे कि इसमें क्या एक होता है कॉन्जुगेट, आपको पता होगा कॉन्जुगेट मतलब होता है कि जो नीचे हमारा होता है डिनोमिनेटर होता है, उसमें हम क्या करते हैं जो साइन होता है उसका उल्टा क्या करते हैं उसमें मल्टीप्लाई कर देते हैं। जैसे रूट 5 है हमारे पास माइनस रूट 3 है अपॉन रूट 5 प्लस रूट 3 है, तो इसकी मल्टीप्लाई क्या कर देंगे, नीचे वाला जो डिनोमिनेटर यहाँ प्लस साइन है तो इसके माइनस से हम लोग गुणा कर देंगे ऊपर नीचे, रूट 5 माइनस रूट 3, ऐसे नीचे भी गुणा करेंगे, ऊपर हो गया अब नीचे हो जाएगा रूट 5 माइनस रूट 3। अभी जब हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो इसमें ये देखिए रूट 5 माइनस रूट 3 ये किसका हो जाएगा, ये होल स्क्वायर हो जाएगा हमारे पास, ये हमारे पास होल स्क्वायर हो जाएगा किसका, रूट 5 माइनस रूट 3 का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर बन जाएगा, और नीचे क्या हो जाएगा रूट 5 का स्क्वायर किसका, रूट 5 का, और यहाँ हो जाएगा ए प्लस बी हो जाएगा, ए माइनस बी था रूट 5 का स्क्वायर और माइनस रूट 3 का स्क्वायर हो जाएगा। अब इसके बाद इसको और सॉल्व कर लेते हैं हम लोग। अब जैसे ये स्क्वायर है तो इसका स्क्वायर को खोल लेंगे तो रूट 5 का स्क्वायर यानी ए माइनस बी का स्क्वायर हो जाता है ए स्क्वायर, और प्लस बी स्क्वायर माइनस ए भी होता है माइनस बी का स्क्वायर, तो 5 का स्क्वायर हो जाएगा, रूट 5 का स्क्वायर तो क्या बचेगा 5 यहाँ बचेगा, और बी का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर, तो बी में क्या है 3 है, तो रूट 3 का स्क्वायर तो 3 हो जाएगा यहाँ पर, माइनस क्या हो जाता है माइनस का 2 ए बी, 2 ए हमारा रूट 5 है और क्या नाम बी हमारे पास रूट 3 है, तो कितना हो जाएगा रूट 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 15 हो जाएगा यहाँ पर, ये हो जाएगा अपॉन में, अब यहाँ पर रूट ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, तो रूट 5 का स्क्वायर यहाँ 5 हो जाएगा, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, मतलब नीचे क्या ऊपर क्या हो जाएगा हमारे पास 8 माइनस क्या हो जाएगा 2√15 हो जाएगा, और यहाँ नीचे क्या हो जाएगा हमारे पास 2 हो जाएगा। अब इसमें हम लोग क्या करेंगे 2 को ऊपर क्या करेंगे कॉमन ले सकते हैं, जैसे 2 कॉमन हो जाएगा, यहाँ बचेगा 4 माइनस रूट 15 हो जाएगा, और यहाँ पर नीचे क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, और हमारे पास क्या बचेगा 4 माइनस रूट 15 क्या हो जाएगा बचेगा, ये हमारे पास, ये हमारे पास इसका आंसर हो जाएगा 4 माइनस रूट 15। देखिए इसमें ऑप्शन क्या दिया हमारे पास, ये हमारे पास ऑप्शन, तो इसका देखिए ऑप्शन दिया गया है 4 माइनस रूट 15, तो ये हमारे पास इसका ऑप्शन आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से हम लोग करते हैं। जैसे कि अब इस क्वेश्चन में क्या था, जैसे हर जो होती है हमारे पास डिनोमिनेटर, वहाँ पर जो भी साइन है उसका अपोजिट साइन से हम लोग ऊपर अंश में और हर में दोनों में गुणा करते हैं, तो इस तरीके से हमारे पास फॉर्मूला बन जाता है।
जब ये फॉर्मूला बन जाता है उसके बाद हम लोग नॉर्मल बेस पे सॉल्व कर लेते हैं। तो इस तरीके से अगले क्वेश्चन में आ सकता है कि बदल क्या सकता है, ऊपर नीचे कर सकता है। तो ये कॉन्जुगेट मेथड से हम लोग इसको सॉल्व कर लेंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं क्या है। इसमें 34 क्वेश्चन क्या है कि टीवी सेट का मूल्य 30% घटाने पर उसकी बिक्री 20% क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। कितनी? 20% उसकी बिक्री बढ़ जाती है। 20% बढ़ गई। दुकानदार की आय पर उसका क्या प्रभाव पड़ा? टीवी सेट का मूल्य 30% घटाने पर, जैसे कि हम लोग कुछ मानते हैं, जैसे कि हमारे पास इसमें मूल्य दिया गया टीवी का, बिक्री दी गई है और कह रहा है आय पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो एक हमारे पास फॉर्मूला होता है आय। आय बराबर क्या होता है? मूल्य इंटू बिक्री। ये होता है फॉर्मूला। तो इसमें कह रहा है कि टीवी टीवी सेट का मूल्य 30% घटाने पर, हमने माना कि टीवी सेट का मूल्य 100 रुपया था। ठीक, 100 रुपया मान लिया। उस पर हमने कहा कि क्या किया, और हमने 5 बिक्री कितनी की, 5 बिक्री की। तो हमारे पास अगर हमने हमारे पास टीवी टीवी का 5 टीवी को हमने 100 रुपये में बेच दिया, मतलब हमारे पास टोटल आय हमारी कितनी हो जाएगी, 500 हो जाएगी। ठीक, तो ये बन गया। अब इसमें कह रहा है टीवी सेट के मूल्य 30% घटाने पर, हमारे पास मूल्य कितना था टीवी सेट का, 100। कह रहा है 30% घटाने पर, तो 100 का 30% जब आप घटाएंगे 30%, तो 100 का 30% कितना होता है, तो 100 गुणे 30/100 हो जाएगा, मतलब कितना हो जाएगा, 30 इसमें से लेस हो जाएगा, 30 कम हो जाएगा, मतलब क्या 30% घटाएंगे मतलब कितना बचेगा, 70 बचेगा। ठीक, उसके बाद और उसकी बिक्री में 20% बढ़ गई, तो बिक्री को क्या करना है, इसमें 20% बढ़ाना है। तो 5 का 20% कितना होगा, एक तरीके से एक रफ आइडिया देख लेते हैं ऐसे, यहाँ पर कि 5 का 20%, जैसे 5 हो गया, 5 गुणे 20% इसका निकलना 20/100, तो 20×100, 5 से 5 कट गया, बचा कितना, एक, कितना एक, तो 5 का 20% एक, तो क्या करना, बढ़ाना है इसको, कितना करना है, बढ़ाना है। तो 5 का तो प्लस एक क्या हो जाएगा, बिक्री में एक बढ़ रहा है, तो यहाँ पर हो जाएगा एक बढ़ गया 6 हो जाएगा, 5 से 6 हो जाएगा। अब देखिए इसका आय कितना हो जाएगा, 7×6 = 42, 70 गुणे 6 कितना हो जाएगा, 420। तो पहले आय हमारे पास कितनी थी, 500 थी, अब हमारे पास आय कितनी होगी, 420। तो इसमें हमको पूछ क्या रहा है क्वेश्चन हमारे पास, कि उसकी दुकानदार की आय पर क्या प्रभाव पड़ेगा जब इस तरीके की कर देगा कि पहले मूल्य में 30% घटा देगा और बिक्री 20% बढ़ गई उसकी। तो मूल्य में जैसे 500 पहले थी आय, अब कितनी होगी, 420। तो क्या हो रहा है, कम हो रहा है, कितना कम हो रहा है, 80। 80 कम हो रहा है, कितने पे कम हो रहा है, 500 पे कम हो रहा है, किस पे, 500 पे, मल्टीप्लाई 100 कर देंगे। तो 100 से 500 काट देंगे, 5, 5 से 80 काट देंगे, 5 कम 5, 5 8, 3 हो जाए, 5 चक्का 30। तो इसमें क्या हो गया, 16%। यहाँ पर पहले नहीं पता चल गया, तो क्या हो रहा है, कम हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। तो इसमें क्या हो जाएगा, दुकानदार की आय में क्या पे प्रभाव पड़ेगा, 16% क्या होगा, घट जाएगा, बढ़ेगा नहीं, घट जाएगा। तो इसका सोल्यूशन ये हो जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास 35 नंबर क्वेश्चन क्या है, इसमें 4 खिलाड़ियों की औसत उम्र 18.5 वर्ष है। अगर कोच की उम्र भी इसमें शामिल की जाए तो औसत उम्र 20% बढ़ जाती है। तो कोच की उम्र हो जाए, औसत का क्वेश्चन हो जाता है इसमें। तो इसमें देखिए सबसे पहले तो हमारे पास औसत देख लेते हैं, औसत बराबर होता है क्या है, औसत, एवरेज। औसत बराबर हमारे पास होता है पदों का योग, पदों का योग बटे पदों की संख्या। क्या होता है, संख्या पदों की। तो इसमें हमारे पास दिया क्या गया है, 4 खिलाड़ी, खिलाड़ी की संख्या क्या है, कितने हैं, 4 खिलाड़ी। औसत क्या दिया गया है, तो 18.5, कितना, 18.5। तो हमारे पास पदों का योग क्या हो जाएगा, 4 संख्या, क्या पदों की संख्या 4 हो जाएगी, बराबर क्या हो जाएगा, योग, पदों का योग हो जाएगा। तो ये हमारे पास दिया गया है, कितने खिलाड़ी, 4। तब इसकी गुणा कर लेते हैं, 4×5 20 का 0, 4×8 32, 33 34 के 4, और 4 एकम 4 3 7 हो जाएगा हमारे पास। यहाँ पर कितना हो जाएगा, 74, यहाँ पॉइंट लगा देंगे, तो 74 हो जाएगा योग 4 खिलाड़ियों का। और उसके बाद कह रहा है कि अगर कोच की भी उम्र इसमें शामिल की जाए, कोच तो पहले 4 खिलाड़ी थे, कोच भी आ जाएंगे, कितने हो जाएंगे, 5 खिलाड़ी हो जाएंगे। तो औसत उम्र क्या हो रहा है, बढ़ जा रही है। तो पहले औसत उम्र कितनी थी, 18.5 है ये, अब 20% बढ़ जा रही है, मतलब इसका है कि इसमें 18.5 का 20% हम लोगों को क्या करना है, बढ़ाना है। तो 18.5 का एक तरीके से हम यहाँ रफ में निकाल लेंगे, 18.5 का क्या होता है, 20%। तो 18.5 का 20% कितना होता है, ये निकाल लेंगे हम लोग, 20×5 100, 5×3 = 15, और 5×7 = 35, 3.7 होता है इसका, 18.5 का 20%, 3.7 क्या होगी, बढ़ जाएगी। तो 21 और 1, इसमें हम लोग देखेंगे कैसे होगा आगे। तो इसमें 18.5 में हम लोग 3.7 जोड़ देंगे, इसका औसत योग, तो कितना हो जाएगा हमारे पास, 22.2 हो जाएगा, 22.5, 22.2, 22.2 मल्टीप्लाई क्या कर देंगे, पहले 4 थे, कितने थे, 4 थे, और कोच भी शामिल हो गए, कितने लोग हो गए, 5। तो इनका योग कितना हो जाएगा, योग टोटल, तो ये मल्टीप्लाई करके लिख देंगे इसको। अब इसका योग हो जाएगा, इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए, 5 दूना 10 की 0, 5 दूना 10, और 1 11 के 1, 5 दूना 10, 1 11 के 111, मतलब क्या हो गया, 111। अब कितना हो गया, योग हो गया। पहले 4 जब खिलाड़ी थे तो इसका पदों का योग 74 आ रहा था, अब जब हमने कोच को भी शामिल कर दिया तो 5 हो गए खिलाड़ी। औसत हमारे पास 22.5 हो गया, पहले 18.5 था, 20% हमने बढ़ाया है यहाँ पर, तो 20% होता है हमारे पास, 3.7 हो जाता है इसका 18.5 का। तो 18.5 में हम लोग 3.7 जब जोड़ेंगे तो 22.2 हो जाएगा, 5 खिलाड़ियों से गुणा कर देंगे तो 111 ये हो जाएगा हमारे पास। तो इसमें कह रहा है कि हमारे पास कोच की केवल उम्र बतानी है, ये 5 की है, ये 4 की है, 5 में से 4 घटा देंगे, यानी 5 खिलाड़ियों की में से 4 घटा देंगे, कोच की उम्र हो जाएगी, क्योंकि यहाँ 4 खिलाड़ियों की दी हुई है, कोच की निकालनी है। तो इसके बाद 111 में से माइनस कितना कर देंगे, 74 कर देंगे। तो जब 111 में से 74 कर देंगे तो हमारे पास कितना हो जाएगा, 37 वर्ष, कितना हो जाएगा, 37 वर्ष हो जाएगा। तो ये हमारे पास ऑप्शन हो जाएगा, कोच की उम्र कितनी हो जाएगी, 37 वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखें, तो ये हमारे पास 5 क्वेश्चन मैथ के थे, तो 5 क्वेश्चन मैथ के हो गया। 36 क्वेश्चन हमारे पास क्या है, कि इसमें पूछ रहा है कि एकल का विलोम शब्द, एकल का विलोम शब्द बहुल,
पर्याप्त, उपयुक्त, अकेला। तो एकल एकल का क्या हो जाता है, बहुल हो जाता है, सिंपल सा क्वेश्चन है। इसमें उसके बाद पूछ रहा है दर्प। दर्प का पर्यायवाची कौन सा शब्द है? दर्प, तिरस्कार, अहंकार और व्यथा, स्वाभिमान। तो दर्प मतलब क्या होता है? सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि दर्प होता क्या है। तो दर्प दर्प का मतलब होता है कि घमंड करना, अभिमान करना, उद्दंडता, यानी कि दर्प होता है अहंकार का। इसका होता है अहंकार का पर्यायवाची होता है। तिरस्कार मतलब क्या होता है? अपमान करना हो जाता है, तो ये तो फिर होगा नहीं। और व्यथा, व्यथा मतलब पीड़ा हो जाती है, तो ये भी नहीं होगा। और स्वाभिमान मतलब होता है कि स्वाभिमान की बात है, सम्मान की विषय में बोल रहा है, तो ये भी हमारा ऑप्शन नहीं होगा। तो दर्प का मतलब होता है अहंकार, तो इसका पर्यायवाची हो जाएगा अहंकार। उसके बाद 38 क्वेश्चन है हमारे पास। 38 क्वेश्चन हमारे पास है कि मन को हरने वाला, वाक्यांश के लिए नीचे दिए गए विकल्पों में से एक शब्द चुनिए। तो मन को हरने वाला, मर्मांतक, मदमस्त, मदमयी, मनोहर। तो मन को हरने वाला सिंपल सा ही क्वेश्चन दे दिया गया है, मनोहर होता है। मन को हरने वाला मनोहर होता है। अब 39 क्वेश्चन हमारे पास क्या है? 39 क्वेश्चन है गागर में सागर भरना। गागर में सागर भरने का मुहावरे का अर्थ है थोड़े ही रचना करना, थोड़े में बहुत कहना, बहुत बोलना, कम बोलना। तो गागर में मतलब एक गागर मतलब क्या होता है? घड़ा, घड़े में सागर। तो सागर जब आ जाएगा तो मतलब क्या होता है? थोड़े में बहुत बोलना। जैसे सूरदास को हम लोग क्या कहते हैं कि उन्होंने अपनी रचनाओं में गागर में सागर भर दिया है, मतलब थोड़ी शब्द लिखे लेकिन जब उसका अर्थ क्या हो जाता है? बहुत बड़ा। तो गागर में सागर भरने का मतलब थोड़े में बहुत कहना, इसका आंसर हो जाएगा। अब 40 क्वेश्चन हमारे पास क्या है? शुद्ध वर्तनी चयन कीजिए। इसमें क्या लिखा हुआ? 4 ऑप्शन दिए गए, वर्तनी बतानी है। महत्वाकांक्षा, महत्वाकांक्षा और महत्वाकांक्षा। महत्वाकांक्षा है, तो इसमें देखिए पढ़ने से ही पता चल रहा है कि इसका ऑप्शन क्या होगा? महत्वाकांक्षा। ये महत्वाकांक्षा तो होता नहीं है, और महत्वात भी नहीं होता है, ये भी गलत हो जाएगा। उसके बाद क्या हुआ? महत्वाकांक्षा, तो ये भी नहीं होगा। तो क्या है? महत्वाकांक्षा। तो हमारे पास सी ऑप्शन हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग चलिए, पैराग्राफ है इंग्लिश में 41 से 43 के लिए। तो इस पैराग्राफ को देखिए करने का तरीका क्या होता है कि जैसे कि बहुत लोग इंग्लिश कमजोर होती है, अगर इस पर आप सबसे लास्ट में इसको करें फिर, तो इसमें क्या करें? अगर कुछ भी नहीं आता है, पढ़ना भी नहीं आता है, तो आप सीधे कोई एक ऑप्शन उठाएं और पांचों क्वेश्चन में भर दें। कम से कम 2 से 3 क्वेश्चन जरूर आपके सही हो जाएंगे इस तरीके से। या फिर आप थोड़ा सा आइडिया लगा के कैसे करेंगे, तो इसके 2 ऑप्शन है, या तो पहले आप एक बार पूरा पैराग्राफ पढ़ लीजिए, या सीधे क्वेश्चन देखिए उसके बाद पैराग्राफ में ढूंढने का प्रयास करें। तो हम लोग धीरे देखते हैं कैसे करेंगे, धीरे टाइम के हिसाब से किसी भी तरीके से कर सकते हैं। तो इसमें देखिए पहले हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। जैसे पहले क्वेश्चन क्या दिया गया है? पहला क्वेश्चन है हमारे पास क्या है कि अ मैनी साइडेड पर्सनालिटी मीन्स अ कॉम्प्लेक्स पर्सनालिटी, अ सिक्रेटिव पर्सनालिटी, अ पर्सन हैविंग वेरिड इंटरेस्ट, अ कैपेबल पर्सन। तो इसका हम लोग अब जाएंगे उसमें क्या नाम है, पैराग्राफ में। तो पर्सनालिटी के बारे में पूछ रहा है, तो इसमें देखिए दिया हुआ है सीधे ऑप्शन पहले ही कि नेहरू वाज अ मैनी साइडेड पर्सनालिटी, ही एंजॉयड रीडिंग एंड राइटिंग बुक्स एज मच एज ही एंजॉयड फाइटिंग पॉलिटिकल एंड सोशल एविल्स और रेसिस्ट टायरनी। तो इसका आंसर सीधे हो जाएगा कि इसमें कह रहा है कि क्या नेहरू जी क्या थे कि मैनी साइडेड पर्सनालिटी थी। वो क्या करते थे? एंजॉय रीडिंग और राइटिंग, लिखना भी पसंद करते थे, और एंजॉयड फाइटिंग पॉलिटिकल एंड सोशल एविल्स और रेसिस्ट टायरनी, तानाशाही को भी एक प्रतिरोध करते थे, विरोध करते थे। तो इसमें क्या कर रहे हैं? बहुत से कार्य कर रहे हैं। तो इसका सीधे ऑप्शन हमारे पास हो जाएगा पहले वाले में, देख लेते हैं इस तरीके से। तो अ कॉम्प्लेक्स पर्सनालिटी, मैनी साइडेड पर्सनालिटी मीन्स यानी कि बहुत सी पर्सनालिटी का मतलब क्या होता है? कॉम्प्लेक्स, कॉम्प्लेक्स मतलब मिश्रित हो जाएगा, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। अ सीक्रेटिव मतलब रहस्यमय, ये भी नहीं है। अ पर्सन हैविंग वेरिड इंटरेस्ट, मतलब वेरिड मतलब बहुत से, वो लिखना भी जानता है, लिखना भी चाहता है, पढ़ना भी चाहता है, और उसमें क्या है कि किसी भी तरीके का तो इसमें वेरियस इंटरेस्ट हो जाएगा। ओके, अ कैपेबल पर्सन मतलब योग्य, ये भी नहीं होगा, तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है? पंडित नेहरू इंजॉयड। तो पंडित नेहरू इंजॉयड, इसमें क्या है? ऑप्शन में हम लोग देखते हैं क्या क्या ऑप्शन दिया गया। रीडिंग एंड राइटिंग, ये तो कर ही रहे हैं, आपने ऑप्शन पढ़ा। फाइटिंग पॉलिटिकल एंड सोशल लेवल्स, ये भी कर रहे हैं, और ये भी ये कर रहे हैं, और रेसिस्टिंग टायरनी, ये भी कर रहे हैं। तो डूइंग ऑल दीज एंड मच मोर, तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? जैसे कि अगर केवल यही दिया होता रीडिंग एंड राइटिंग तो ऑप्शन नहीं हो जाता, लेकिन और भी ऑप्शन ये सारे वर्क हो रहा है। और देखिए पहले क्वेश्चन से मिल रहा है कि अ पर्सन हैविंग वेरिड इंटरेस्ट, तो ये नेहरू जी को सभी चीज़ें करना पसंद है, तो डूइंग ऑल दीज एंड मच मोर, इसका ऑप्शन हो जाएगा 4। तो इस तरीके से हम लोग को पढ़ के भी इसका हम लोग आंसर दे सकते हैं। अब 42 हो जाएगा। 43 में क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिफ्लेक्ट्स पंडित नेहरूज पॉइंट ऑफ व्यू। तो विच ऑफ फॉलोइंग स्टेटमेंट, तो इसमें स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं, फिर हम लोग पैराग्राफ में ढूंढ लेंगे। ह्यूमनिज्म इज मोर इंपॉर्टेंट देन साइंस, science is suppressed and humanism is subordinate to it, science and humanism are equally important, और there is no common ground between science and humanism। तो इसमें हमारा स्टेटमेंट रिफ्लेक्ट पंडित नेहरू पॉइंट ऑफ व्यू कौन सा कर रहा है? इसमें देखिए हम लोग ऑप्शन पैराग्राफ में देखेंगे कहाँ पर है। तो देखिए यहाँ पर हम लोग पढ़ते हैं, इन हिम द साइंटिस्ट एंड द ह्यूमनिस्ट वर हेल्ड इन परफेक्ट बैलेंस, मतलब साइंटिस्ट एंड ह्यूमनिस्ट। तो वाइल ही केप्ट लुकिंग एट सोशल प्रॉब्लम्स फ्रॉम अ साइंटिफिक स्टैंड पॉइंट। तो हमें ये नीचे पढ़ने की जरूरत नहीं है, सीधे हमारे पास यहीं पर मिल जाएगा कि साइंटिस्ट एंड द ह्यूमनिस्ट वर हेल्ड इन परफेक्ट बैलेंस। तो हमारे पास इनका पॉइंट ऑफ व्यू क्या है? दोनों वाला है। तो इसमें हम लोग का आंसर क्या हो जाएगा कि साइंस एंड ह्यूमनिज्म आर इक्वली इंपॉर्टेंट। तो क्या है? दोनों का पॉइंट ऑफ व्यू है, तो हमारे पास ये ऑप्शन हो जाएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, गिव सिनोनिम्स ऑफ द फॉलोइंग। तो इसमें क्या है? क्वेश्चन है फेमस। फेमस का सिनोनिम क्या होता है? आवफुल, पुअर, स्टडी। आवफुल मतलब क्या होता है? बेकार होता है। पुअर मतलब गरीब होता है। स्टडी मतलब स्थिर हो जाता है। फेमस, फेमस मतलब क्या होता है? सिनोनिम्स मतलब समानार्थी, तो इसका हो जाएगा पॉपुलर। इसका आंसर हो जाएगा हमारे पास पॉपुलर। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं क्या है। तो 45 का हमारे पास, गिव एंटोनिम ऑफ द फॉलोइंग। तो ट्रांसपेरेंट, ट्रांसपेरेंट मतलब क्या होता है? पारदर्शी होता है। क्या होता है? पारदर्शी। तो पारदर्शी होता है ट्रांसपेरेंट। तो इसमें क्या क्या ऑप्शन दिया? ऑब्वियस, लिम्पिड और क्लियर और ओपेक।
तो इसमें ऑब्वियस मतलब क्या होता है, ऑब्वियसली मतलब निश्चित रूप से हो जाता है। तो ये ट्रांसपेरेंट का तो होगा नहीं। लिम्पिड मतलब क्या होता है, अपारदर्शी होता है। और इसमें हमको क्या करना है, एंटोनिम बताना है। मतलब ये पारदर्शी इसके मीन्स होता है, लिम्पिड मतलब क्लियर मतलब स्पष्ट होता है। ओपेक मतलब क्या हो जाता है हमारे पास, अस्पष्ट होता है, मतलब क्लियर नहीं है, अस्पष्ट। तो ओपेक, ओपेक इसका क्या हो जाएगा, एंटोनिम सही। ट्रांसपेरेंट पारदर्शी, तो यहाँ पर लिम्पिड भी क्या हो जाएगा, लिम्पिड सिनोनिम है इसका। और इसमें ओपेक इसका हो जाएगा ट्रांसपेरेंट का एंटोनिम। तो ये हो जाएगा हमारे पास आंसर इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं 46। 46 हमारे पास है, निम्नलिखित दिए विकल्पों में से संबंधित शब्द का चयन कीजिए। तो संबंधित जैसे कि हमारे पास दिया गया है पक्षी विज्ञान, पक्षी विज्ञान पक्षी से संबंधित। उसके बाद दिया गया नरविज्ञान, नरविज्ञान मतलब ह्यूमैनिटी की बात करें तो एंथ्रोपोलॉजी यानी मानव शास्त्र के विषय में। तो नरविज्ञान मतलब होता है मानव शास्त्र वाला, तो एंथ्रोपोलॉजी। तो इसमें पौधे से तो होगा नहीं, फिर फर्स्ट से भी नहीं है, तो क्या हो जाएगा, मानव इसका आंसर हो जाएगा। पर्यावरण से नहीं होगा, तो मानव इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास 47। उस शब्द का चयन कीजिए जो समूह के बाकी शब्दों से मेल नहीं खाता। इसमें क्या है, दही, मक्खन, तेल और पनीर। तो देखिए आप दूध से बनने वाले आइटम है ये। दही, दही दूध से बनता है। मक्खन भी दूध से ही बनता है। पनीर क्या है, दूध से ही बनता है। तेल क्या है, दूध से बनता है। नहीं, तो ये हो जाएगा हमारे पास क्या विषम शब्द हो जाएगा, शब्दों से मेल नहीं खा रहा, तेल इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, इसमें हमारे पास क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन। ये हमारे पास रीजनिंग के क्वेश्चन चल रहे हैं, क्योंकि रीजनिंग भी हमारे पास 5 क्वेश्चन इसमें पूछी गई है। तो इसमें देखिए रीजनिंग में जैसे कि ये दिया गया कूट दिया गया है, PRODUCTI प्रोडक्शन को इस भाषा में लिखा गया है। तो इसी कोड में इसको किस भाषा में लिखा जाएगा, जैसे कि अब हम लोग देख लेते हैं पहले कि किस तरीके से इसको करना है। जैसे कि प्रोडक्शन है, तो हमारे पास लिखेंगे PRODUCTION हो जाएगा एस। तो इतना हमारे पास दिया जाए। देखिए इस क्वेश्चन जैसे कूट वाले क्वेश्चन है, तो इसको लिख लेना चाहिए जब आपको नहीं समझ में आ रहा है। और इसके बाद नीचे हमारे पास क्या क्या दिया गया है, क्यू, क्यू, उसके बाद पी दिया है, सी है, उसके बाद वी है, और ई है, और यू, और एच, पी, और एम, उसके बाद टी दिया है। इसमें हम देखेंगे पी। तो हमारे पास सबसे पहले हमको इसमें कूट वाले क्वेश्चन करने के लिए हमको प्लेस वैल्यू याद होनी चाहिए। पी जैसे पी है क्या, पी को 16 है, 16 होती है प्लेस वैल्यू। और क्यू की कितनी होती है, 17 हो जाती है। मतलब इसमें क्या हो रहा है, +1 का बढ़ रहा है। तो इस तरीके से इसको कूट किया गया है, किस तरीके से, +1 बढ़ रहा है, +1 बढ़ रहा है। और आर देखिए, आर हमारे पास इसकी प्लेस वैल्यू कितनी होती है, 18 होती है। और ये कितना है, 17 है। यानी कि इसमें क्या हो रहा है, पहले तो +1 हुआ, अब इसमें क्या हो रहा है, -1 हो रहा है। अब ओ में देखते हैं क्या है, ओ क्या होता है, 15 प्लेस वैल्यू होती है। पी कितना होता है, 16, यानी कि 1 क्या हो रहा है, बढ़ रहा है इसमें। अब यहाँ पर क्या है, डी, डी कितना होता है, 4 होता है। और सी कितना होता है, सी नीचे वाला 3 होता है। यानी कि फिर क्या हो रहा है, 1 घट रहा है। और यहाँ पर यू कितना है, इसमें सबको देखना, क्या पता कहीं पर चेंज हो जाए तो नहीं कर पाएंगे आप क्वेश्चन। जैसे यू 21 होता है, इसमें क्या हो रहा है, +1 क्या हो रहा है, फिर बढ़ रहा है। यानी कि +1 -1 हो रहा है। और यहाँ पर देखिए सी कितना होता है, 3 होता है, लेकिन इसमें क्या हो रहा है, 2 बढ़ रहा है। कितना, 2 बढ़ रहा है, यानी 5 हो रहा है। और टी उसके बाद फिर देखते हैं, ये होता है 20, लेकिन यहाँ पर प्लस क्या हो रहा है, 1 ही बढ़ रहा है। और उसके बाद आई कितना होता है, 9 होता है। और एच कितना होता है, 8 होता है। 8 होता है, यानी कि 9, 1 घट रहा है। उसके बाद सेम ऑप्शन क्या है, फॉलो कर लें। एस जो है 19 होता है, उसके बाद +1 क्या हो रहा है, इसमें बढ़ रहा है। यानी कि +1 -1 वाला फॉर्मूला अप्लाई हो रहा है। लेकिन यहाँ पर कितना, 2 2 4 5 6, 6 नंबर पे जो है उसमें +2 हो रहा है। तो यही हम लोग पैटर्न फॉलो इसमें करा लेंगे और देख लेंगे ऑप्शन में हमारा मैच कर रहा है कि नहीं। तो हमारे पास क्या है कि ये वाला है कि अब हमको बताना है ओरिएंटेशन को कैसे लिखा जाएगा। जैसे ओ है, तो हम क्या करेंगे, +1 जोड़ देंगे। ओ के बाद क्या हो जाएगा, ओ का प्लेस वैल्यू होती है 15, तो 1 जोड़ देंगे तो इसमें हो जाएगा, क्या हो जाएगा, पी, 16 हो जाएगा, पी हो जाएगा, क्या हो जाएगा हमारे पास, पी, पी हो जाएगा। उसके बाद क्या, आर 18 होता है, तो 1 घटा देंगे तो 18 में से 17 हो जाएगा। तो क्यू होता है 17 का, क्यू हो जाएगा। देखिए पी क्यू किसमें है, पहले में है, दूसरे में है। और पी क्यू ना ही सी होगा ना ही डी होगा, ऑप्शन से काट देंगे इसको। अब देखते हैं इसमें, अब ज़्यादा हम लोग को नहीं मिलाना रहेगा फिर इसमें हम देख लेंगे कहाँ तक जा रहा है, 2 ऑप्शन में। जैसे जे जे हो गया, डी डी हो गया, ओ ओ हो गया, और वी और यू, यानी कि 2 2 4 5 और 6, 6 नंबर पे देखिए वी और यू में हम लोगों को अलग कर दिया। यहाँ तक तो सेम ही है। तो अभी इन दोनों को खाली छठे छठे नंबर पे क्या करना है हम लोग को, इसमें देखिए क्या पैटर्न फॉलो, 1 2 3 4 5 6, 6 नंबर पे ये वाला सी, सी में 2 जोड़ रहे हैं। तो इसमें हम क्या करेंगे, इसमें हमारे 2 2 4 5 6, 6 पे हमारे पास टी है, क्या है टी, टी में 2 जोड़ देंगे, यानी कि 20 में 2 जोड़ देंगे 22, 22 हमारे पास क्या होता है वी। तो हमारे पास ऑप्शन क्या हो जाएगा, एक। इस तरीके से हमको एग्जाम में जल्दी करना है ऑप्शन के थ्रू, ये हमारे पास ये पैटर्न फॉलो बताती है, इस तरीके से हम लोग करेंगे। तो आपको प्लेस वैल्यू क्या होती है कि रीजनिंग में ये होता है, सबसे पहला टॉपिक होता है इसमें। तो इसको हम लोग क्या नाम है, तैयार करना हमको पड़ेगा कि ए का हमारे पास 1 होता है, बी 2 होता है, सी 3 होता है, इस तरीके से जेड 26 तक 26 होते हैं। तो वही प्लेस वैल्यू होती है एक तरीके से। तो इस क्वेश्चन को हम लोग इस तरीके से कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास देखिए क्या है, तो ये भी रीजनिंग का क्वेश्चन है, रीजनिंग का क्वेश्चन है। इसमें देखते हैं क्या कह रहा है कि ये देखिए इसमें क्वेश्चन आ गया हमारे पास, ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन है। सीता की ओर इशारा करते हुए निखिल ने कहा, मैं उनकी माँ के पुत्र का इकलौता पुत्र हूँ। रीता निखिल से किस प्रकार संबंधित है। तो रीता की ओर इशारा करते हुए निखिल ने कहा, क्या कहा निखिल ने, देखिए सबसे पहले क्या करेंगे, इसमें बना लेंगे, निखिल लिख लेंगे। निखिल, निखिल ने क्या कहा, निखिल ने कहा मैं उनकी माँ के पुत्र, किसकी, रीता, यहाँ रीता लिख लेंगे। ठीक। तो निखिल ने कहा मैं उनकी माँ, तो रीता की माँ, रीता की माँ क्या होंगी, तो इनके जनरेशन गैप क्या होगा, ऊपर बड़ी होंगी, माँ ऊपर लिख देंगे। तो माँ के पुत्र, अब माँ का पुत्र क्या हो जाएगा, माँ के पुत्र का इकलौता, माँ का पुत्र, तो रीता के इसमें आ जाएगा माँ का पुत्र। तो यहाँ पर हम लोग क्या कर देंगे, इनको बता दे रहे हैं यहाँ, रीता के समकालीन मतलब उसके टाइम में पुत्र, तो माँ का पुत्र, यानी कि इसका भाई बहन जो हो जाएंगे, इसका पुत्र, ये क्या हो जाएंगे, भाई बहन हो जाएंगे, पुत्र और रीता। तो माँ के पुत्र का इकलौता पुत्र हो, तो पुत्र का पुत्र कौन, ये किसकी बात हो रही है, निखिल की बात, पुत्र का पुत्र, इकलौता पुत्र हो निखिल।
तो यहाँ पर निखिल हो गया। तो इसमें कह रहा है रीता निखिल से किस प्रकार संबंधित। अब ये देखो माँ रीता की माँ के पुत्र, यानी कि ये लोग दोनों भाई बहन हो गए। अब पुत्र का पुत्र मतलब ये क्या हो जाएगा, ये भाई बहन है तो ये क्या लग जाएंगी रीता। तो रीता निखिल से किस प्रकार है, मतलब आपको बताना है कि रीता जो है निखिल की क्या लगेंगी। तो निखिल निखिल की क्या लगेंगी, रीता बुआ लगेंगी। जाहिर सी बात हो जाएगा सीधे, तो ये हो जाएगा ऑप्शन आंसर ए बी, ए हो जाएगा बुआ। तो ये हमारे पास 49 क्वेश्चन हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं 50। 50 में हमारे पास क्या दिया गया है, यदि किसी वर्ष में 25 अगस्त को गुरुवार है तो उसी महीने में सोमवार की संख्या ज्ञात करनी है। तो आप सबसे पहले इस क्वेश्चन को देख के कहेंगे कि 25 अगस्त, अगस्त का महीना कितने का होता है, 30 का होता है। कितने का होता है, 30 का। अगस्त का महीना होता है 30 का। अब इस 30 महीने में कह रहा है कि 25 अगस्त को गुरुवार है, तो हम आप यहाँ पर लिख लेंगे 25। 25 को हमारे पास क्या है, गुरुवार। ठीक, गुरुवार लिख लिए। अब उसको कह रहा है तो उसी महीने में सोमवार की संख्या, तो 25 को गुरुवार है, 30 का महीना है, तो 26 को देख लेते हैं, 27 को क्या है, और 28 को क्या है, 29 को क्या है, 30 का महीना ही है। तो 26 को क्या हो जाएगा, शुक्रवार हो जाएगा। और 27 को क्या हो जाएगा, शनिवार हो जाएगा। 28 को क्या हो जाएगा, रविवार हो जाएगा। 29 को क्या हो जाएगा, सोमवार हो जाएगा। और 30 को क्या हो जाएगा, मंगलवार हो जाएगा। तो हमको बताना है क्या है कि 25 से 30 के बीच में सोमवार कितनी बार है, एक को, वो भी कब है, 29 को। 29 को क्या है, सोमवार है। तो अब इसमें हम लोग क्या करेंगे, सोमवार 29 को इसमें से 7 घटा देंगे, महीना सप्ताह के 7 दिन होते हैं, 7 घटा देंगे 29 में से 7 जाएगा तो 22। तो 22 को एक हमारा क्या हो जाएगा, सोमवार हो जाएगा। अब 22 में से फिर 7 घटाएंगे, तो 22 में से जब 7 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 18। तो 18 को एक सोमवार पड़ जाएगा, 18 में से 7 फिर घटाएंगे, 18 में से 7 जाएगा 11, 11 को हमारे पास हो जाएगा। ठीक, तो 11 में से 7 जाएगा 4। एक सेकंड। तो इसमें हम लोग देखेंगे 29 में से 7 घटाया तो 22, 22 हो गया। 22 में से 7 घटाएंगे तो यहाँ हो जाएगा कितना, 15। 15, तो यहाँ 15 हो जाएगा। और 15 में से 7 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 8। फिर 8 में से फिर 7 घटाएंगे तो 8 में से 7 जाएगा 1। तो हमारे पास ये हो जाएगा सोमवार के दिनों की संख्या। तो 1 को होगा सोमवार, उसके बाद 8 को होगा, और उसके बाद कितना हो जाएगा 15 को, फिर 22 को, और 29 को है ही। तो 1 2 3 4 और 5, तो ये हो जाएगा हमारे पास कितने, 5 दिन हो जाएंगे। कितने, 5 दिन सोमवार रहेगा। इस तरीके से इस क्वेश्चन को हम लोग कर लेंगे। बस ये सिंपल सा क्वेश्चन था। और नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। इसमें अगला क्वेश्चन 51 है। रीजनिंग के क्वेश्चन हमारे पास खत्म हो गए हैं। अब हमारे पास 51 क्वेश्चन है। निम्न में से किस शहर में लाइट हाउस परियोजना का क्रियान्वयन नहीं हुआ है। तो अगरतला, ये हमारे पास करंट का क्वेश्चन है। अगरतला, रांची, चेन्नई, पटना। तो ये आपको तो करंट पढ़ना पड़ेगा। जैसे प्रेजेंट में है तो यहाँ पर आप लोगों को, जैसे कि 28 का पेपर है, तो कम से कम 6 से 7 महीने का करंट आपको तैयार कर लेना है। तो इसका आंसर देखिए पटना है। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें हमारे पास क्या है, 52वां क्वेश्चन है, 52 क्वेश्चन। 52 क्वेश्चन है, कौन सी भारतीय दूरसंचार कंपनी विश्व की 5वीं सबसे मजबूत ब्रांड है, विश्व की। तो इंडिया की पूछता है तो क्या हो जाता है, रिलायंस जियो। और विश्व की 5वीं पूछ रहा है, 5वीं 5वीं कौन सी है, रिलायंस ही है। इंडिया का अगर फर्स्ट पूछता है तो फर्स्ट है रिलायंस, क्योंकि आप देख रहे हैं रिलायंस जियो कितनी बड़ी कंपनी है। तो ये विश्व की 5वीं सबसे मजबूत ब्रांड है, रिलायंस जियो हो जाएगा इसका आंसर। करंट का ही क्वेश्चन है। और नेक्स्ट हमारे पास 53वां 53 क्वेश्चन क्या है, बोल्ड, BOLD, बैम्बू ओएसिस ऑन लैंड्स इन ड्रॉट परियोजना हाल ही में भारत के किस राज्य में शुरू की। करंट का क्वेश्चन है। तो राजस्थान, हरियाणा, बिहार और मध्य प्रदेश। तो इसमें इसका ऑप्शन क्या है, राजस्थान हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। करंट तो आपको तैयार करना, जैसे अभी ये पिछले वाले ये करंट तो नहीं आएगा क्वेश्चन, लेकिन ये है कि अभी आपको 6 से 8 महीने के करंट तैयार करने हैं। तो इसकी वीडियो भी हम करंट को लाएंगे। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या है। संयुक्त राष्ट्र की कोवैक्स योजना अंतर्गत कोविड-19 के मुफ्त वैक्सीन पाने वाला पहला देश कौन था। जब हम लोगों ने कोवैक्स, संयुक्त राष्ट्र ने बनाया था कोवैक्स, कोवैक्सीन कहा कि किसने बनाया था, संयुक्त राष्ट्र ने, कोविड-19 में। तो पहला देश किसको दिया गया था, घाना को दिया गया था। घाना कहाँ पर है, अफ्रीका में है। तो ये अफ्रीका के सारे ही देश है, नाइजीरिया है, और ठीक, तो घाना, घाना ही क्या है, अफ्रीका का देश है। तो ये अफ्रीका, घाना में दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं 54 के बाद। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, अंतरिक्ष में जाने वाली भारतीय मूल की दूसरी अमेरिकी महिला अंतरिक्ष यात्री कौन है। शीर्षा बंदाला बंदला और श्रेया बादला, रितु कारिधाल और कल्पना चावला। इसमें कह रहा है कि भारतीय मूल की दूसरी अमेरिकी महिला अंतरिक्ष यात्री। अगर पहला पूछता है तो इसका आंसर क्या हो जाता है, कल्पना चावला। लेकिन इसमें दूसरा पूछा है तो भारतीय मूल की कौन हो जाएगा, शीर्षा बंदाला। ये क्या है, स्टैटिक का क्वेश्चन हो जाएगा, तो शीर्षा बंदाला हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, उस भारतीय पहलवान का नाम क्या है जिस पर हाल ही में डोपिंग के लिए 2 साल का प्रतिबंध लगाया गया, कुछ टाइम लगाया गया था। तो योगेश्वर दत्त, रविंद्र सिंह, सुमित मलिक और पवन कुमार। तो इसका आंसर क्या है, सुमित मलिक। 56 का आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है, भारत भारत का वह कौन सा प्रथम राज्य है जहां एंड टू एंड ई कैबिनेट प्रणाली लागू की गई है। तो इसका आंसर हो जाएगा क्या, हिमाचल प्रदेश। ये तो करंट का क्वेश्चन है ना, तो सीधे से इसको डायरेक्ट हम लोग बोल देंगे कि हिमाचल प्रदेश। और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, किस भारतीय मंत्रालय द्वारा हाल ही में 2019 से 2020 के लिए UDISE प्लस की शुरुआत की गई, UDIS की शुरुआत की गई। तो ये हमारे पास यूडीआई संबंधित है किससे, शिक्षा मंत्रालय से संबंधित है। यूडीआई मतलब इसका आप देखिए, लेकिन ये क्या है, करंट का भी है, स्टैटिक का भी आने वाले क्वेश्चन में हो भी सकता है। जैसे यूडीआईएस होता है क्या, शिक्षा मंत्रालय का है, तो रिलेटेड हो जाएगा। तो यूडीआई का मतलब क्या होता है, यू का मतलब होता है यूनिफाइड, डी का मतलब होता है डिस्ट्रिक्ट, और आई का मतलब होता है इन्फॉर्मेशन, एस का मतलब सिस्टम, और फॉर एजुकेशन। तो यूनिफाइड डिस्ट्रिक्ट इन्फॉर्मेशन सिस्टम फॉर एजुकेशन, ये हमारे पास शिक्षा मंत्रालय की पहल थी, शिक्षा मंत्रालय की यूडीआई शुरू की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं 59 क्वेश्चन हमारे पास। 59 क्वेश्चन है हमारे पास, स्मार्टफोन निर्माता वीवो ने किस क्रिकेट खिलाड़ी को अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। तो ये उस टाइम वीवो ने विराट कोहली को किया था, और अभी भी शायद क्या नाम वीवो के क्या नाम विराट कोहली है ब्रांड एम्बेसडर। और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे देखते हैं क्या है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित पोर्टल
SUPAC है, स्पेस भारत में किस न्यायालय के लिए शुरू किया गया है? उस टाइम आर्टिफिशियल एआई किसके लिए? स्पेस, SU2 पेस, तो ये हमारे पास सर्वोच्च न्यायालय के लिए शुरू किया गया था। और नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं 50 के बाद 61 क्वेश्चन हमारे पास क्या है। 61 हमारे पास क्वेश्चन है, भारत कितने भारतीय राज्य नेपाल से सीमा साझा करते हैं? कितने भारतीय राज्य नेपाल से सीमा साझा करते हैं भारतीय राज्य? तो इसमें ऑप्शन हमारे पास 5 है, 3 है, 4 है, 2 है, तो इसका ऑप्शन है 5। अब देखते हैं कौन कौन से राज्य हैं। जैसे कि यहाँ पर तो ये ले रही है कि नंबर, अब यहाँ पर ये भी पूछ सकता है कौन कौन से राज्य पंजाब नेपाल से लगते हैं भारत के। तो हम लोग देख लेते हैं कौन कौन से राज्य हैं। एक तो हमारे पास यूपी है, नेपाल से लगता है। उसके बाद बिहार है और यूके है, उत्तराखंड है और एक सिक्किम है। सिक्किम क्या अलग नेपाल से बॉर्डर से लगता है। और एक है हमारे पास वेस्ट बंगाल। अब आप कहेंगे इसकी याद करने की ट्रिक क्या है, क्योंकि अभी ऐसे तो याद नहीं रहेगा 4-5 बार, लेकिन अगर आप इसको ध्यान से देखेंगे, मैप में देखेंगे और उसके बाद याद करेंगे तो याद हो जाएगा। लेकिन एक तरीके से इसको ट्रिक से भी याद कर सकते हैं। जैसे कि यूपी, हम लिख सकते हैं यूपी पर यूपी पर बी और सी, उत्तरा उत्तरा, तो इससे यूपी मतलब उत्तर प्रदेश हो जाएगा। और पा से पश्चिम बंगाल हो जाएगा, पर पश्चिम बंगाल, बी से बिहार हो जाएगा और सी से क्या हो जाएगा हमारे पास? सी सी से क्या हो जाएगा? सिक्किम हो जाएगा। और उत्तरा से उत्तराखंड हो जाएगा। ये हमारे पास एक तरीके से यूपी पर बीसी उत्तरा, तो एक हो जाएगा कि आसान हो जाएगा एक बार, तो आप ऐसे ट्रिक से याद कर सकते हैं इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। जैसे कि इसी क्वेश्चन से रिलेटेड, जैसे कि अब नेपाल से पूछा था, जैसे कि सटे हुए राज्य भारत के, जैसे कि अब हमारे पास पाकिस्तान से पूछा था, पाकिस्तान से कितने राज्य सीमा साझा करते हैं? तो इसमें पाकिस्तान के लिए कितना हो जाएगा? पाकिस्तान से हमारे 4 राज्य साझा करते हैं। जैसे कि वो तो क्वेश्चन आ ही जाए आगे एग्जाम में, 4 राज्य कौन कौन से? एक हमारे पास है पंजाब, पाकिस्तान से पंजाब। दूसरा हमारे पास है गुजरात, राजस्थान राजस्थान और जम्मू एंड कश्मीर। ये हमारे पास 4 राज्य हैं जो पाकिस्तान से सीमा साझा करते हैं। अब जैसे इसको याद करने की ट्रिक क्या हो जाएगा? जैसे हम लिख सकते हैं क्या, पाकिस्तान में पंगु राज्य है। पाकिस्तान में पंगु राज्य है, पंगु बेकार, तो पाकिस्तान, पास पाकिस्तान हो जाएगा। तो पास से क्या हो जाएगा? पंजाब, गा से गुजरात हो जाएगा और रा से राजस्थान हो जाएगा। ठीक, और जा से रा से राजस्थान और जा से जम्मू एंड कश्मीर हो जाएगा। तो इस तरीके से हम लोग याद कर सकते हैं इसको कि पाकिस्तान में पंगु राज्य, पा से पंजाब, गा से गुजरात, रा से राजस्थान और जा से जम्मू एंड कश्मीर। तो ये 4 राज्य पाकिस्तान से लगते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, निम्न में से कोस्ट रिकी की राजधानी कौन सी है? कोस्ट रिकी, तो इसमें राजधानी पूछ दिया है। तो कोस्ट रिकी जाहिर सी बात है बीजिंग की तो होगा नहीं, बीजिंग चीन की है, और दिल्ली हमारी भारत की है, और ढाका बांग्लादेश की है, और शारजोन ही इसमें होगा, इसलिए हम ऑप्शन से ही कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग, नेक्स्ट क्वेश्चन है 63, केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप की आधिकारिक भाषा निम्न में से क्या है? तो लक्षद्वीप की आधिकारिक भाषा इसमें तमिल दिया है, मलयालम, ग्रेट अंडमानी और सिंगला। तो इसमें देखिए कि कुछ ऑप्शन है जो एलिमिनेट हो जाते हैं। जैसे तमिल, तो तमिल हमारी कहाँ की भाषा है? तमिलनाडु की है। ग्रेट अंडमानी ये हो सकती है एक तरीके से, और सिंगला आप इसको एलिमिनेट कर सकते हैं, ये कहाँ की है? श्रीलंका की फेमस भाषा है। और उसके बाद क्या नाम है, मलयालम, तो मलयालम ये एक तरीके से है, तो मलयालम हमारे पास कहाँ की? केरल की है। और ये लेकिन लक्षद्वीप की भी ये आधिकारिक भाषा है, मतलब इसमें आधिकारिक मतलब भाषा इसमें हमारे जो क्या नाम, केंद्र सरकार हो गया और वहाँ की राज्य का मतलब क्या आता है, हमारी जो संविधान की 8वीं अनुसूची है जिसमें राज्य भाषाओं की अनुसूची है, उसमें जो हमारी 22 भाषाएं हैं, कितनी 22 भाषा, उसमें से ये एक है। जैसे कि मलयालम, तो मलयालम में आधिकारिक भाषा है कहाँ की? लक्षद्वीप की। और ये ग्रेट अंडमानी ये हमारे पास ऑफिशियल लैंग्वेज नहीं है, ये क्षेत्रीय भाषा हो सकती है, लेकिन ऑफिशियल लैंग्वेज जो है भाग 8 में जो हमारा है, क्या नाम है, राज्य वाला भाषा, तो इसमें हमारे पास क्या है? मलयालम इसका हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। इसमें यहाँ एक क्वेश्चन और भी बन सकता है, जैसे कि आर्टिकल कौन सा है हमारे पास? तो 343 8वीं अनुसूची में राजभाषा को दर्जा दिया गया है। तो भाग हमारे पास कौन सा है? 17। तो भाषा का भाग कितना है? भाग 17 है। और अनुसूची कितनी है? 8वीं अनुसूची है। और आर्टिकल कितना है? 343। हमारे पास 22 भाषाओं को आधिकारिक भाषा का दर्जा दिया गया है। और नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए हम लोग देखते हैं। 64 क्वेश्चन में है, भारत के संविधान के अनुसार लोकसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या क्या है? तो लोकसभा के अधिकतम सदस्यों की संख्या 530, 540, 550, 552। तो इसका ऑप्शन आंसर है 552। इसमें इस क्वेश्चन में देखिए कि इसमें विवाद भी हुआ था ऑप्शन कि इस क्वेश्चन का 550 भी आंसर है, लेकिन क्या है, आयोग ने इसका आंसर 552 ही माना है, क्योंकि अभी जो हमारा 140 संविधान संशोधन हुआ था 2020 में, उसके अनुसार जो लोकसभा में हमारे पास एंग्लो इंडियन हमारे पास लोकसभा में 2 मनोनीत किए जाते हैं, जो उनकी मतलब उनको समाप्त कर दिया गया है। तो इस हिसाब से हमारे पास लोकसभा में सीटें कितनी रहेगी? 550 रहेगी। लेकिन अभी ये शायद संविधान में जो है अभी लिख के नहीं आया, अभी संशोधन हुआ है, इस वजह से शायद आयोग ने इसको 550 को नहीं माना है। लेकिन 2020 के अनुसार अब अगर क्वेश्चन आएगा तो आपको 550 ही लगाना है, और इसमें लेकिन आंसर 552 को ही माना गया है। लेकिन अब देखिए विवादित क्वेश्चन हो गया, अब आगे शायद क्वेश्चन ना पूछे, लेकिन अन्य एग्जाम्स में पूछ सकता है। तो हमारा 104वां, अब जैसे ये संशोधन आ जाएगा 140 और संविधान संशोधन 2020 में हुआ था, जिसमें एंग्लो इंडियन जो 2 है हमारे, उनको उनके पद को समाप्त कर दिया गया है। ठीक, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है? अगला क्वेश्चन है 63 है, हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? तो हिंदी दिवस आपको बताइए 14 सितंबर को मनाया जाता है, जिसे हिंदी पखवाड़ा भी कहते हैं, पखवाड़े के नाम से भी मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है 66 क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा देश सार्क का सदस्य नहीं है? तो सार्क का सदस्य कौन सा नहीं है? सार्क
सार्क एक संगठन है किसका, एशियाई लोगों, साउथ एशिया एसोसिएशन का। तो सार्क का एक पहले तो हम लोग फुल फॉर्म देख लेते हैं, इसका मतलब क्या, सार्क का क्या होता है, सार्क की फुल फॉर्म क्या होती है। तो सार्क की फुल फॉर्म होती है हमारे पास साउथ एशिया। अब ये आ सकता है क्वेश्चन एग्जाम में, अभी आपने देखा होगा कि एग्जाम में फुल फॉर्म पूछी है तो इसी का पूछ ले, साउथ एशिया एसोसिएशन, एसोसिएशन फॉर रीजनल, रीजनल कॉपोरेशन, कॉर्पोरेशन। तो साउथ एशिया एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉर्पोरेशन, ये हमारे पास सार्क की फुल फॉर्म हो गई। और इसका, इसके इस्टेब्लिशमेंट कब हुआ था, इसको इस्टेब्लिश किया गया था 8 दिसंबर 1985 में, बांग्लादेश के ढाका में। इसकी कहाँ, ढाका में, ढाका में इसकी स्थापना की गई थी। तो लेकिन प्रेजेंट टाइम में इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है, इसकी स्थापना ढाका में, लेकिन प्रेजेंट टाइम में इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, नेपाल के, नेपाल के काठमांडू में। कहाँ पर, काठमांडू, काठमांडू में इसका क्या है, हेडक्वार्टर है किसका, सार्क का। इसमें सदस्य देश कितने हैं, 8, कितने हैं, 8 सदस्य देश हैं। तो इस 8 सदस्य देशों को भी हम लोग डिस्कस कर लेते हैं, क्या पता पूछ ले, जैसे कि इसमें पूछा गया है कि कौन सा नहीं है। तो इसमें तो सबसे पहले तो इसका ऑप्शन हो जाएगा क्या, म्यांमार इसमें नहीं है इसका, सार्क देश का सदस्य। और कौन कौन से देश हैं इसके सार्क सदस्य 8 देशों में, उसको देखते हैं। तो सार्क देश के 8 मेंबर कितने, कौन कौन से हैं, सबसे पहले तो हमारे पास क्या है, इंडिया है, इंडिया है। सेकंड हमारे पास क्या है, बांग्लादेश है, बांग्लादेश है। और भूटान है, कौन कौन सा है, भूटान है, भूटान है। और अफगानिस्तान भी हमारा सार्क का देश है, AFGANISTAN, अफगानिस्तान है। और नेपाल है हमारे पास सार्क देश का सदस्य, नेपाल। और पाकिस्तान भी है, नल्ला पाकिस्तान, पाकिस्तान। और मालदीव है, MALDIV, मालदीव है। और हमारे पास श्रीलंका, श्रीलंका भी हमारे पास है इसके तरफ। कौन कौन से, इंडिया हो गया, बांग्लादेश हो गया, भूटान हो गया, अफगानिस्तान हो गया, नेपाल हो गया, और पाकिस्तान, मालदीव और श्रीलंका, ये 8 देश हम हमारे किसके, सार्क के सदस्य हैं। तो इसमें देखिए नेपाल दिया ही ऑप्शन में, बांग्लादेश भी दिया है, अफगानिस्तान, तो ये 3 तो है ही, म्यांमार नहीं है इसका, तो ये वाला हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास 67, निम्नलिखित में से किस स्थान पर, निम्नलिखित में से किस स्थान पर अजंता अलोरा की गुफाएं हैं। तो अजंता अलोरा की गुफाएं कहाँ पर है, महाराष्ट्र में है। तो महाराष्ट्र के कहाँ पर है, महाराष्ट्र में क्या पड़ता है, औरंगाबाद, औरंगाबाद जिले में किसकी अजंता अलोरा की गुफाएं हैं, तो इसका आंसर औरंगाबाद हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है, ओणम, ओणम किस भारतीय राज्य केंद्र शासित प्रदेश का सांस्कृतिक उत्सव है। तो ओणम हमारे पास आपको बहुत फेमस है, केरल का है, कहाँ का, केरल, केरल के। और तो त्यौहार कौन से हैं, जैसे कि मोहिनी अट्टम है, ठीक है, ये भी क्या है, केरल का, केरल का ही त्यौहार है। असम, असम में जैसे कि बहुत ही फेमस क्या है, असम का क्या है, बिहू है, असम का त्यौहार क्या है, बिहू है। और तमिलनाडु, तमिलनाडु में क्या, कौन सी होती है, क्या नाम, जल्लीकट्टू मनाया जाता है तमिलनाडु में। और तमिलनाडु का पोंगल हो जाएगा फेमस त्यौहार, कौन सा, पोंगल, पोंगल। कर्नाटक, कर्नाटक में एक त्यौहार कौन सा है, कम्बाला, कम्बाला जो कि क्या नाम है, भैंसों, भैंसों की दौड़ होती है, ये कम्बाला यहाँ पर क्या, कर्नाटक में फेमस है। तमिलनाडु कौन सा, पोंगल और जल्लीकट्टू हो जाएगा तमिलनाडु का। तो ये हमारे कुछ नृत्य हैं, ये हो सकता है कि आ जाए अगले एग्जाम में। और यहाँ पर क्या था, ओणम, तो केरल का हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह सूर्य के सबसे नजदीक है। तो सूर्य के सबसे नजदीक कौन सा, पृथ्वी, चंद्रमा, मंगल और बुध। तो आपको पता है कि सबसे छोटा ग्रह और सूर्य के सबसे निकट है कौन सा, बुध। तो इसका आंसर हो जाएगा क्या, बुध है। तो एक तरीके से अगला क्वेश्चन ये भी आ सकता है, जैसे कि यहाँ पर सूर्य के सबसे नजदीक है, तो हो सकता है क्या पता है, अगले को एग्जाम्पल देखिए, आकार, आकार के हिसाब से सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है। तो सबसे बड़ा कौन सा है, तो बृहस्पति, कौन सा, बृहस्पति, बृहस्पति का आकार के हिसाब से सबसे बड़ा ग्रह है। उसके बाद कौन सा, इससे इससे छोटा कौन सा है, शनि, शनि। और इससे छोटा, शनि से छोटा कौन सा है, अरुण। और इससे छोटा क्या है, वरुण। और इससे छोटा क्या है, पृथ्वी, पृथ्वी। उसके बाद शुक्र, शुक्र। और इससे छोटा है, और शुक्र से छोटा है मंगल, मंगल। और मंगल के बाद क्या है, बुध। तो सबसे छोटा क्या है, बुध। और एक तरीके से क्वेश्चन ये भी, पांचवा सबसे छोटा ग्रह कौन सा है, तो पांचवा हमारे पास क्या हो जाएगा, पृथ्वी। जैसे 1, 2, 3, 4, 5 में से हमारे पास पांचवा सबसे छोटा ग्रह है। तो बृहस्पति सबसे बड़ा हो जाएगा, सेकंड नंबर पर शनि। ये ऑर्डर आ सकता है लगाने के, आकार के आधार पे। यहाँ पर जब नजदीकी के आधार पे तो पता चल गया, तो आकार के हिसाब से बृहस्पति सबसे बड़ा, उसके बाद शनि, फिर अरुण, फिर वरुण, फिर पृथ्वी है, फिर शुक्र, फिर मंगल, फिर बुध है। तो इस तरीके से है क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 70 नंबर का है, नोबेल पुरस्कार जीतने वाले प्रथम एशियाई कौन थे। तो सीवी रमन, राजीव गांधी, रविन्द्रनाथ टैगोर, मदर टेरेसा। तो प्रथम एशियाई कौन थे, 1913 में, रविन्द्रनाथ टैगोर को। कब, 1913 में। तो यहाँ पर रविन्द्रनाथ टैगोर का आंसर हो गया, लेकिन 1913 में इनको नोबेल पुरस्कार मिला था, किसके लिए मिला था, गीतांजलि के लिए। गीतांजलि इनकी क्या है, साहित्यिक रचना है, साहित्य में इनको क्या मिला था, नोबेल पुरस्कार दिया गया था, किसको, रविन्द्रनाथ टैगोर को, 1913 में गीतांजलि के लिए। और सीवी रमन को नोबेल पुरस्कार कब दिया गया था, 19, अगला क्वेश्चन आ सकता है, कब दिया गया था, तो 1930 हो जाएगा। 1930 में सीवी रमन को, किसको, किस लिए दिया गया था, रमन प्रभाव के लिए, रमन इफेक्ट के लिए इनको नोबेल पुरस्कार 1930 में दिया गया था। और राजीव गांधी तो हमारे पूर्व प्रधानमंत्री रह चुके हैं। और मदर टेरेसा, मदर टेरेसा को शांति के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया था, किसके लिए, शांति के लिए। शांति के लिए इनको कब दिया गया था, 1979 में इनको शांति के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया था। पूछ सकता है सीधे की क्या एग्जाम में, क्वेश्चन भी पूछ सकता है कि कब दिया गया था। तो 1979 में मदर टेरेसा को दिया था। इसमें सबसे प्रथम एशियाई कौन थे, एशियाई मदर टेरेसा थी नहीं, इसको ऑप्शन एलिमिनेट कर देते, राजीव गांधी को कर देते आप। कंफ्यूजन किसे, सीवी रमन और रविन्द्रनाथ टैगोर में। तो ये आपको याद कर लेना है कि 1913 में गीतांजलि के लिए दिया गया था, सीवी रमन को 1930 में रमन प्रभाव के लिए दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन लोग देखते हैं।
नेक्स्ट हमारे पास क्या है, इसमें देखिए गद्यांश। गद्यांश ध्यानपूर्वक पर पढ़िए तथा उसके आधार पर 71 से 75 क्वेश्चन हमारे पास किससे हैं, गद्यांश से रिलेटेड हिंदी के। इसमें देखिए कि हम लोग दो तरीके से इसको सॉल्व कर सकते हैं, या तो पहले आप पूरा पढ़ लें पैराग्राफ को, या फिर सीधे आप क्वेश्चन देखिए उसके बाद पैराग्राफ में ढूंढ के भी कर सकते हैं। तो हम लोग देखते हैं पहला क्वेश्चन इसमें क्या पूछा गया है। तो इसमें हमारे पास पहला क्वेश्चन है कि विश्व में शांति क्यों आवश्यक है। इसके चार ऑप्शन है। मानव जाति के विकास के लिए, उत्तमोत्तम रचनात्मक कार्य के लिए, व्यापार और कृषि की उन्नति के लिए, कठोर से कठोर हृदय को भी कोमल बनाने के लिए। तो विश्व में शांति क्यों आवश्यक है, तो हम इसको ऑप्शन इसमें ढूंढ लेते हैं कि विश्व में शांति क्यों आवश्यक है। तो इसमें देखिए कि इसमें दिया हुआ है कि धरातल से युद्ध की विभीषिकाओं को सदा सदा के लिए समाप्त करने के लिए गांधी जी ने विश्व को अहिंसा रूपी अस्त्र प्रदान किया। गांधी जी ने कहा करते थे कि प्रेम और अहिंसा के द्वारा विश्व के कठोर से कठोर हृदय को कोमल बनाया जा सकता है। तो प्रेम और अहिंसा से कोमल बनाया जाता है। तो ये हमारे पास देखिए आंसर हो जाएगा इसका। क्या है उसमें पहला क्वेश्चन, विश्व की शांति क्यों आवश्यक, तो मानव जाति के, इसका आंसर हो जाएगा विश्व की मानव जाति के विकास के लिए। तो उत्तमोत्तर रचनात्मक कार्य के लिए नहीं, और व्यापार और कृषि के लिए भी नहीं होगा, और कठोर से कठोर आदत है तो ये भी, लेकिन उपयुक्त एप्रोप्रिएट आंसर क्या हो जाएगा, मानव जाति के विकास के लिए क्या है शांति। इसको आप बिना पैराग्राफ पढ़ के भी आंसर दे सकते हैं। ठीक है, तो इसका पहला आंसर ये हो जाएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन अगला देखते हैं हम लोग क्या है। तो विश्व शांति की स्थापना के लिए सबसे आवश्यक है, तो अहिंसा और प्रेम, आत्मीयता और समीपता, परिश्रम और ज्ञान। तो इसमें देखिए ऑप्शन में ये दिया हुआ है, और आंसर में देखिए पैराग्राफ में क्या है कि गांधी जी कहा करते थे कि प्रेम और अहिंसा के द्वारा विश्व के कठोर से कठोर हृदय कोमल बनाया जा सकता है। तो इसका पहले का हमारे पास आंसर हो जाएगा इसके हिसाब से कि विश्व शांति की स्थापना की सबसे आवश्यक है। तो हमारे पास यहाँ पर है कि अहिंसा और प्रेम। क्या है, अहिंसा और प्रेम। तो इसका आंसर हो जाएगा ये वाला कि अहिंसा और प्रेम, प्रेम और अहिंसा के विश्व कठोर हो जाते हैं। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है कि कठोर से कठोर हृदय को भी कोमल बनाया जा सकता है। तो इसमें सीधे ऑप्शन ये क्या है, अहिंसा के द्वारा। तो इसका आंसर हो जाएगा क्या, अहिंसा के द्वारा। 73 का। 74 हमारे पास क्या है, तो आपको सीधे बेसिकली क्या है, पैराग्राफ सही कर लेना है। किसी भी राष्ट्र के स्वर्णिम युग के प्रमुख तत्व क्या है, शांति, सुख और रचनात्मक कार्य। इसमें पैराग्राफ में ही दिया गया तभी शांति, सुख और शांति जीवन ये है एक तरीके से। तो क्या हो जाएगा, ये फोर्थ ऑप्शन हो जाएगा इसका। और अगला नेक्स्ट क्वेश्चन 75 का क्या है कि नितांत शब्द का उपयोग पर्यायवाची क्या है। नितांत, नितांत है जैसे कि आपको नहीं पता है नितांत, तो आप क्या करेंगे, पैराग्राफ में ढूंढ लेंगे और उसका आसपास का पढ़ लेंगे चीजें, तो आपको पता चल जाएगा कि नितांत का मतलब क्या है। तो इसमें देखिए नितांत मतलब होता है बिल्कुल, एक तरीके से। जैसे कि यहाँ पर आप क्या करेंगे, आप पैराग्राफ में देखिए इन्होंने इस सिद्धांत का परीक्षण भी किया और वे नितांत सफल सिद्ध हुए। नितांत सफल हुए मतलब एकदम सफल हुए, मतलब बिल्कुल। तो इसका हमारे पास क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। तो आप इस तरीके से भी पर्यायवाची ढूंढ सकते हैं, बिल्कुल। तो ये हो जाएगा आंसर इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो इसमें हमारे पास नेक्स्ट है 76 से 80 क्वेश्चन तक फिर से गद्यांश दिया गया है, और इस गद्यांश को पढ़ के हमको इसका आंसर दे देना है। तो हम देखते हैं कि पहला क्वेश्चन इसमें क्या दिया गया है। तो इसमें सबसे पहला क्वेश्चन हमारे पास कि सबसे पहला क्वेश्चन हमारे पास, विज्ञान मानव की सबसे बड़ी शक्ति इसलिए कही गई है क्योंकि इसके बल से मनुष्य, तो पहला क्या शक्ति, विद्युत शक्ति का स्वामी है। ये तो विद्युत शक्ति प्राकृतिक और प्राणी जगत का सिरमौर है, सभी भौतिक सुविधाओं से संपन्न है, अंतरिक्ष के क्षेत्र में हस्तक्षेप कर सकता है। तो अब इसको हम लोग ऑप्शन इसमें ढूंढ लेते हैं कहाँ पर है। तो इसमें देखिए क्या है, मानव सबसे बड़ी शक्ति क्यों है। यहाँ पर देखिए ये दिया है हमारे पैराग्राफ में कि क्या नाम है, वस्तुतः विज्ञान अद्यतन मानव की सबसे बड़ी शक्ति बन गया है। इसके बल से मनुष्य प्राकृतिक और प्राणी जगत का सिरमौर बन सका है, किसके, विज्ञान के द्वारा। तो इसका पहला का इसका आंसर हो जाएगा कौन सा, कि ये वाला, प्राणी और प्राकृतिक जगत का सिरमौर बना हुआ है। पहले क्वेश्चन का आंसर ये हो जाएगा यहाँ पर। सेकंड क्वेश्चन हमारे पास है 77 वाला, वैज्ञानिक चिंतन पद्धति ने मनुष्य का सबसे बड़ा उपकार यह किया कि उसे मुक्ति मिली, किससे। ऑप्शन देखिए क्या है, संतुलित अनुचित अनुचिंतन से, पुरानी शिष्ट औपचारिकता से, भ्रमपूर्ण रूढ़िवादी विचारणा से, और प्राचीन सांस्कृतिक परंपराओं से। तो इसको हम लोग इसमें पैराग्राफ में ढूंढेंगे। तो ये यहाँ पर देखिए क्वेश्चन में हमारे पास है, वैज्ञानिक चिंतन पद्धति से मनुष्य अंधविश्वासों और रूढ़ि परंपराओं से मुक्त होकर स्वस्थ एवं संतुलित ढंग से सोच विचार कर सकता है। तो यहाँ पर हमारे पास इसका आंसर हो जाएगा ये कि भ्रमपूर्ण रूढ़िवादी विचारणा से मुक्ति मिली है, किससे, इसी से, रूढ़िवादी चीजों से। और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, नेक्स्ट हमारे पास है, विश्व के परिवारवत लगने का प्रमुख कारण है। तो परिवारवत लगने का प्रमुख कारण उसमें ऑप्शन क्या क्या है, यातायात एवं संचार साधनों का विकास, विज्ञान की गतिशील शक्तियाँ, विज्ञान के जीवन से घनिष्ठता, विश्व बंधुत्व की भावना का विकास। तो हमारे पास ऑप्शन इसमें देख लेते हैं कि कहाँ पर है पैराग्राफ में। तो यहाँ पर देखिए हमारे पास पैराग्राफ में है कि यातायात एवं संचार के साधनों के विकास के समय और स्थान की दूरियां बहुत कम हो गई हैं और समूचा विश्व एक परिवार सा लगने लगा है। तो क्या है, यातायात एवं संचार के साधनों के कारण। तो ये वाला हमारा ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास है, तो 79 है। 79 में हमारे पास क्या है, हस्तामलक शब्द से विपरीत है। जैसे हस्तामलक आ गया तो इसको हम ऑप्शन में इसकी आसपास की चीज़ों को पढ़ लेंगे तो हमको पता आइडिया लग जाएगा कि हाँ इसका आंसर क्या है। जैसे कि यहाँ पर दिया हुआ है हमारे पास, विज्ञान के सहयोग से मनुष्य धरती और समुद्र के अनेक रहस्य हस्तामलक करके अब अंतरिक्ष लोक में प्रवेश कर चुका है। मतलब रहस्य को हस्तामलक करके मतलब स्पष्ट और अनायास बोधगम्य द्वारा जानकर, यानी कि स्पष्ट और अनायास बोधगम्य द्वारा यानी जान चुका है, तो इसलिए वो अब अंतरिक्ष में प्रवेश कर रहा है। तो इसका हो जाएगा आंसर हमारे पास स्पष्ट और अनायास बोधगम्य ऑप्शन भी। तो नेक्स्ट हमारे पास 80 क्वेश्चन हमारे पास क्या है, वैज्ञानिक चिंतन पदबंध से आता है, परंपरागत चिंतन, भावात्मक चिंतन, वैज्ञानिकों द्वारा किया गया चिंतन, स्वास्थ्य एवं संतुलित चिंतन। तो हमारे पास इसका आंसर हो जाएगा, वैज्ञानिक चिंतन पद्धति से मनुष्य अंधविश्वासों और
रूढ़िवाद परंपराओं से मुक्त होकर स्वस्थ एवं संतुलित ढंग से सोच विचार कर सकता है। मतलब क्या हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन स्वस्थ एवं संतुलित चिंतन हो गया है, क्योंकि रूढ़िवादियों से वो लोग मुक्त हो गया है। तो इसमें कुछ पैराग्राफ ऐसे होंगे जिसमें सीधे आपको क्या नाम पैराग्राफ डायरेक्ट मिल रहा होगा, लेकिन कुछ ये होगा तो उसको आपके अर्थ को समझना है, उसको पैराग्राफ के उस आधार पे आपको उसमें आंसर लगाना है। कि अब एग्जाम में थोड़ा सा पैटर्न चेंज कर रहे हैं ये लोग, जैसे कि अभी 21 का भी हम लोग जब 22 का सोल्यूशन करेंगे उसमें भी हम लोग देखेंगे कि उसमें पैराग्राफ में आपको मिलेगा ही नहीं। आपको क्या करना है, पहले पूरा पैराग्राफ को पढ़ना है, पैराग्राफ पढ़ने के बाद जो है आपको उसमें अर्थ को समझना है, उसके बाद उसका आंसर देना है। इस टाइप के पैराग्राफ आने लगे हैं। अभी तो ये सरल आया था, पहला शिफ्ट था। अभी हम लोग इसके आगे जैसे कि अभी हमने इसमें फर्स्ट शिफ्ट में 80 क्वेश्चन किए, अभी जो 20 क्वेश्चन है हमारे पास ग्राफ और तालिका के। अब देखिए ऐसे ये वीडियो काफी लंबी हो गई है, और वो वीडियो अगर इसको भी ऐड करते हैं तो काफी लंबी है, इसलिए उसके लिए अलग से वीडियो बनाई जाएगी। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इस पे आपको पेट के सारे क्या नाम है प्रीवियस ईयर पेपर कराए जाएंगे, और अदर स्टडी मटेरियल भी पढ़ाया जाएगा जो अभी हमारे एग्जाम है उसके लिए बहुत पॉइंट ऑफ व्यू की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा। और चैनल पर नए हैं तो टेलीग्राम चैनल को लिंक डिस्क्रिप्शन में उसको ज्वाइन कर लें, क्योंकि उस पर इस क्लास की पीडीएफ भी डाल दी जाएगी, और भी अदर इन्फॉर्मेशन के लिए टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाएँ। तो तब तक के लिए विदा लेते हैं, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।